conversation, this podcast is not about, making people scare. ये ख्याल हमें सिर्फ मौत के बारे में क्यों आता है कि हम लोगों को स्केरी नहीं देखना चाहते? जिंदगी के सबसे अहम फैक्ट के बारे में हम इस जगह क्यों चले जाते हैं कि नहीं डराना? You will be forgotten. ये भी तो एक बहुत बड़ा फियर है। लेकिन एक चीज पर तो हम सारी कायनात में मौजूद लोग, सारी दुनिया में मौजूद लोग, जिंदा लोग, वो जानते हैं। यानी मिट्टी और पत्थर के बारे में भी आप ये देखें कि हम ये जानते हैं कि उनको भी मौत आ जाती है। This is one of the most horrifying experiences of my life कि आपके सामने मैयत पड़ी हुई है, एक इंसान मुर्दा पड़ा हुआ है एंड रैंडम गुफ्तगू हो रही है और आप मैयत वाले घर में बैठे हुए हैं। मैं जब कहता हूँ जिंदगी कॉन्शियसली गुजारनी है तो वो कॉन्शियस अबाउट डेथ नहीं है, वो कॉन्शियस होना है इस जिंदगी को खूबसूरत बना देने से। क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि हाथ छोड़ देने के अमल को बहुत बुरे तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाता है, बहुत बुरे तरीके से कि व्हाट काइंड ऑफ अ फादर यू आर, व्हाट काइंड ऑफ अ सन यू आर, कि आपने वेंटिलेटर उतार दी। मैं इसको कैसे देखता हूँ जब मैं कॉन्शियस जगह से देखता हूँ। बनाने वाले ने हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया है, आप हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब हम ये जाके कहते हैं बहुत अफसोस हुआ, दिल से बताएं हुआ होता है। तो इफ यू आर नॉट येट डेड, आर यू ट्रूली लिविंग? लोग कहते हैं इस खौफ में पड़ गए, मौत के खौफ में पड़ गए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। मौत का खौफ है जो जिंदगी को जिंदा रखता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। सो आज आई थिंक मोस्ट अवॉइडेड टॉपिक है जिस पे हम बात करने लगे हैं एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस पर बात करना जो है ना वो एक टैबू बन चुका है। हम घंटों बात कर सकते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, हम क्रिकेट को डिस्कस कर सकते हैं, हम ऑनलाइन लोगों को स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है डेथ के बारे में बात करने की या उसे डिस्कस करने की, सो दिस मेक्स अस रियली अनकम्फर्टेबल। इनफैक्ट मुझे लगता है इट शेक्स यू इनसाइड एंड येट वी आर लिविंग आवर लाइफ एज इफ कि हमने कोई निगोसिएशन की हुई है, कोई हमने एक्सटेंशन ली हुई है अल्लाह ताला से। एंड टेक्निकली स्पीकिंग डेथ हैज़ 100% सक्सेस रेट। सो आई वुड लाइक कि हम यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करें कि इंसानों के बारे में एक ऑब्जर्वेशन है। इस कमरे में आई थिंक मौजूद हर इंसान और इस दुनिया में मौजूद हर इंसान ये जानता है बिल्कुल 100% सर्टेनिटी के साथ कि मौत आएगी। एंड येट वी फील लाइक इट्स फॉर समवन एल्स, ये मेरे लिए नहीं है, ये बात किसी और के लिए। वी लिव लाइक दिस इवन दो वी नो कि दिस इज़ द मोस्ट सर्टेन थिंग। एंड आई फील कि ये दिस इज़ लाइक द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन जो कि मॉडर्न टाइम ने और मॉडर्न एरा ने क्रिएट किया है कि आप मसरूफ़ हैं नोटिफिकेशंस में, नॉइस में, कांस्टेंट शोर हो रहा है, आप you're बिल्डिंग योर इमेज, योर सक्सेस स्टोरीज, डिज़ायर्स, प्लेजर्स, और इन सब चीज़ों ने आपको उस चीज़ से दूर कर दिया है जिससे आपको सबसे ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, विच इज़ मोर्टालिटी। और आप उसको the modern life is successfully distracting us from this thing. So I personally think जो मेरा अपना एक observation है, मुझे ऐसे लगता था कि it's fear, कि हमें ना fear of जो death है उसका हमें बहुत डर है, इसलिए we don't want to talk about it. But I don't know, थोड़ा अभी recent time में मुझे लग रहा है कि it's control, कि आप उस control को lose करने से जो है ना वो डरते, क्योंकि डेथ बहुत शदीद तरीके से ह्यूमिलिएट करती है उस कंट्रोल को जो मॉडर्न आइडेंटिटी ने अब क्रिएट कर दिया है। वी नो कि कब्रिस्तान भरा पड़ा है उन लोगों से जो कि ये इवैल्यूएट करने में शायद फेल हो गए कि उनके पास एक्चुअली में कितना टाइम है। सो आई वांट कि आप इस पे अपना कुछ पर्सपेक्टिव बताएं। एंड बिफोर दैट आई आल्सो वांट टू शेयर जेफ ग्रीनबर्ग की एक रिसर्च है 1980s की डेवलप्ड है ये। इट्स कॉल्ड TMT,
टेरर मैनेजमेंट थ्योरी, एंड मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगी। मैं इसको मल्टीपल एंगल्स के साथ एवेल्यूएट कर रही थी। बेसिकली द थ्योरी इज़ कि इंसान के अंदर सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसकी मौत की जो अवेयरनेस है ना वो एम्बेडेड है, और इस फियर को मैनेज करने के लिए वो कल्चर्स और बिलीव्स को जो है ना वो सहारा लेता है और फिर इसको मैनेज करता है। सो आपका बिहेवियर और आपकी जो मोटिवेशन है वो इन्फ्लुएंस होती है इस फियर से। सो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी कि जो चीज़ खुदा हमें बता रहा है कि इंसानों के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी है, एम्बेडेड है कि एक दिन मौत आएगी, वो आज साइंस भी हमें जो है वो अपनी रिसर्च से साबित कर रही है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द होल पर्सपेक्टिव एंड द फियर एंड द कंट्रोल एंड हाउ वी परसीव डेथ? अच्छा, मैं शुरू में आपसे अर्ज़ करूं कि मुझे डेथ का लफ्ज़ कभी समझ में नहीं आया। मेरा एहसास ये है कि मुझे जो ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ लगता है, जो असल में ट्रांसलेट करता है जो मैं सोचता हूँ, वो है इंतकाल का लफ्ज़, यानी मुंतकिल हो जाने का लफ्ज़। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डेथ इज़ नथिंग, इट इज़ एक्चुअली लाइफ पॉज लाइफ। यानी आपने कभी अगर किसी चीज़ को चलते हुए देखा हो तो आपके हाथ में एक रिमोट होता है, टीवी पे चल रही है, आप उसको कुछ देर के लिए पॉज कर देते हैं और गुजर जाते हैं। कभी कभार उसको आपने कभी अगर फ़ोन में टीवी में देखा हो तो एक किल स्विच होता है ना, तो आप उसको ख़त्म कर देते हैं लेकिन वो फिर उभर आती है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी के इख्तिताम को, यानी इस ज़िंदगी के इख्तिताम को जानने का, वो शायद इंतकाल है। एक तो ये, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है कि हमें समझनी चाहिए अगर हमने मौत पर गुफ्तगू करनी है। देखें, कुछ चीज़ें इंसान लेकर पैदा हुआ है, कुछ चीज़ें वो देकर चला जाएगा। हमारे यहाँ जो एक बड़ी मिसकंसेप्शन, और ख़ास तौर पे जब आपने ज़िक्र किया कि जो मॉडर्न डिजिटल एरा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि हम बहुत मसरूफ़ हो गए, बहुत सारी चीज़ें देखने लग गए, बहुत सारी सरगर्मियाँ हमारे लिए पैदा हो गई। तो वो जो हमें एक जैसे कहते हैं ना सटल किस्म का टाइम चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम चाहिए टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। मैं हूँ, नहीं हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं उठा हुआ हूँ, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मैं सिर्फ सोच ही सकता हूँ इस वक्त, वो ख़त्म हो गया। तो मेरे पास बोर होने का वक्त भी नहीं है अब। यानी आप अगर कभी इस पे गौर करें, एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जिस वक्त आप बोर हो रहे होते हैं तो एक्चुअली आप बोर नहीं हो रहे होते, आप उस वक्त में कुछ नहीं कर रहे होते सिवाय इसके कि आप अपने साथ होते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से आप कभी अलग नहीं हो सकते। तो इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम पैदा होता है वो ये कि आपने ज़िंदगी के बारे में एक परसेप्शन ये बना ली कि भाई ज़िंदगी तो खेल तमाशा। इसका नतीजा ये निकला कि इस खेल तमाशे को सीरियस लेना है या नहीं लेना, यह सवाल पैदा हो गया। यानी जैसे ही आप किसी चीज़ को ये कहते हैं कि तो खेल तमाशा है, तो उसमें तो फिर आप ये मानते हैं ना कि भाई इसमें हार भी होती है, जीत भी होती है। आप अगर गौर करके देखें तो आपकी ज़िंदगी में वाहिद सर्टन फैक्ट है ही मौत। यानी आप जैसे ही पैदा होते हैं तो एक्चुअली द नेक्स्ट सेकंड दैट यू लिव इन ऑन दिस प्लैनेट, एक्चुअली यू आर गोइंग। तो आप सेलिब्रेट करते हैं कि मैं पैदा हो गया हूँ या मेरे घर में बच्चा पैदा हो गया है। आप थोड़ी देर के लिए गौर करें कि जैसे ही वो पैदा हो गया है तो एक चीज़ उसकी ज़िंदगी में हार्ड कोर फैक्ट है कि वो मर जाएगा। वाहिद फैक्ट है। यानी मिसाल देता हूँ कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो आपको ये यकीन नहीं हो सकता कि ये जवान हो जाएगा, आपको ये भी यकीन नहीं हो सकता कि बूढ़ा हो जाएगा, और आपको ये भी यकीन नहीं हो सकता कि ये बूढ़ा ही होगा तो ये मरेगा। लेकिन एक बात का यकीन आपको पूरी तरह से है। उसकी वजह क्या है कि आप रोज़ देख रहे हैं अपने सामने, और वो ये कि ये मर जाएगा। आप देखें, तमाम अवामिल ठीक होने के बावजूद आपकी पैदाइश ये सर्टन नहीं है फॉर यू, हो ही नहीं सकती, आपके वालिदैन के लिए भी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही आप दुनिया में आ जाते हैं तो ये फैक्ट आप अपने साथ लेकर आते हैं। ज़रा थोड़ा पीछे चलें समझने के लिए। जब हम ये महसूस करते हैं ना कि मौत आ गई और मैं मिट्टी में मिल गया और मैं ख़त्म हो गया,
आप गौर करके देखें कि ज़िंदगी के मानी ख़त्म हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मेरे यहाँ नहीं, इस दुनिया के 99% लोगों के यहाँ एक चीज़ बिल्कुल असल में पैदा होते ही मौजूद होती है, वो ये कि उनके यहाँ गम भी होगा, महरूमियाँ भी होंगी। जैसे ही गम और महरूमी मेरे इर्द गिर्द होती है तो असल में मेरे जीने की वाहिद वजह ये बन जाती है कि मैं मुंतकिल हूँगा, ज़िंदगी कंटिन्यू करेगी, जिस्म ख़त्म हो जाएगा। अगर ये फैक्ट इसमें से निकाल, यानी इस चीज़ को माने बग़ैर आगे चलें, तो मुझे अगले सेकंड में जीने के लिए कोई चीज़ चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे महरूमी है और मुझे ये पता है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊँगा, तो मुझे क्यों जीना है? यानी मुझे इस महरूमी को साथ लेकर क्यों चलना है? तो मैं जब पीछे जाने की बात करता हूँ तो ज़रा आप देखें, इसको समझने के लिए जो चीज़ मेरे लिए फैक्ट है वो ये कि जब मैं कॉन्शियस में आ गया हूँ तो अब मैं जानता हूँ कि मैं पैदा हुआ था, ख़ुद को देखकर नहीं, मैं पैदा होते हुए लोगों को देखता हूँ। मुझे पता चलता है कि यही प्रोसेस था जिससे मैं गुज़रा था। फिर मैं ज़िंदगी देने वाला बन जाता हूँ, यानी पैदा करने वाला बन जाता हूँ। तो आप ये देखें कि मुझे अंदाज़ा था कि ऐसे पैदा हुआ था, और उसके बाद मैं अपने सामने लोगों को मरते हुए देखता हूँ। लेकिन इसके पीछे एक कहानी और है, वो ये कि मैं तीसरी ज़िंदगी में होता हूँ जब मुझे कॉन्शियसली ये पता होता है कि मैं जी रहा हूँ। इससे पीछे यानी बताया ये जा रहा है कि कोई और ज़िंदगी थी, उसको तो मैं नहीं समझ सकता, उस पर सवाल हो सकता है, क्योंकि वो मेरी जहन से, मेरी सोच से, मेरे कॉन्शियस से महव हो गई। लेकिन जैसे ही मैं एक बच्चे को माँ की पेट में देखता हूँ और ये जानता हूँ कि उसके अंदर ज़िंदगी थी, और मैं अपने बच्चे को उसकी माँ, अपनी बीवी के पेट में देख रहा होता हूँ और मुझे ये पता होता है कि इसमें ज़िंदगी है, तो आप ये देखें कि एक बात तो फैक्चुअली ठीक हो गई, वो ये कि जहाँ मैं अनकॉन्शियस था, जहाँ मैं नहीं जानता था कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं वहाँ ज़िंदा था। ये है ना समझने की चीज़। यानी जिस जगह पर मेरे जहन में ये नहीं है, अब देखें इसको आप दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे, आप यहाँ ये देखेंगे कि वो फैक्ट क्या मेरे लिए भी फैक्ट था? नहीं था ना, वो मैंने अपने सामने कुछ तजुर्बा होते देखा है, तो इसका नतीजा ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें जो मेरे लिए कॉन्शियसली फैक्ट नहीं थी, वो असल में फैक्ट थी। तो तीसरी ज़िंदगी जब मैं कह रहा हूँ तो वो ये है कि हमें ये पता चलता है मुसलमान होने के नाते भी कि हम एक ज़िंदगी में थे, फिर एक ज़िंदगी हमारे माँ के पेट के अंदर डेवलप हुई है जिसको हम जानते हैं, और फिर मैं इस दुनिया में बाहर आया हूँ। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आप माँ के पेट को देखें और इसके अंदर उस बच्चे को देखें। अब तो हम देखते हैं ना, हम अल्ट्रासाउंड में देख रहे हैं, हम एक्सरेज में देख रहे हैं। आप गौर करके देखें, वो जो अंदर जीता हुआ इंसान है वो ये जानता ही नहीं है कि जैसे ही वो बाहर आता है इस दुनिया में तो एक और दुनिया मौजूद है, नहीं जानता। बिल्कुल ऐसे है। वो जब पैदा हो जाता है तब भी नहीं जानता, जब वो कॉन्शियस में आता है तो जानने लगता है। इसका मतलब ये है कि एक गहवारा मेरे लिए ज़िंदगी के अंदर माँ का पेट है, जिसके बारे में कॉन्शियसली फैक्चुअली मैं अपने बारे में नहीं जानता। ठीक इसी तरह एक गहवारा मेरे यहाँ मिट्टी है जहाँ मैं अनकॉन्शियस हूँ और मैं ख़त्म हो रहा हूँ। इसके बाहर क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन सवाल सिर्फ एक पैदा होता है, वो ये कि अगर इस ज़िंदगी ने मिट्टी हो जाना है, इस ज़िंदगी ने मेरे कॉन्शियस के साथ मिट्टी हो जाना है, तो ज़िंदगी के मानी क्या है ये नहीं समझ में आता। उसके बाद फिर दुनिया वो आपको खेल तमाशा लगेगी। जैसे ही आप ज़िंदगी को यहाँ से देखते हैं कि मैं यानी कॉन्शियसली जानता हूँ, फैक्चुअली जानता हूँ कि मैं मर जाऊँगा, मुझे मर ही जाना है, तो अब आपके लिए ये वाली ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मुझे कभी ये जुमला समझ में नहीं आता कि ये ज़िंदगी खेल तमाशा है, असल तो आखिरत है। ये ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस ज़िंदगी की बुनियाद पे आखिरत है। तो यही एक्चुअली ये जो सारी आपने एक बुनियाद बिल्डअप की है, बेसिकली यही समझना है। इट्स दिस सेशन या दिस कॉन्वर्सेशन, दिस पॉडकास्ट इज़
not about making people scare. It's about that awakening कि आप अपने कॉन्शियस माइंड में आएँ और इवैल्यूएट करें कि आप क्या कर रहे हैं. मौत आएगी, आपने मिट्टी में मिल जाना है और यहाँ से वहाँ मुंतकिल होना है. इसको आप किस तरह से देखकर जीते हैं इस ज़िंदगी को, जैसे आप कह रहे हैं कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. सॉरी, मुझे आपकी बात काटनी पड़ेगी. ये ख्याल हमें सिर्फ मौत के बारे में क्यों आता है कि हम लोगों को स्केरी नहीं देखना चाहते? जिस वक्त एक माँ अपने बच्चे को कह रही होती है कि बाहर गाड़ी तेज़ मत चलाना, डरा नहीं रही होती? एग्जैक्टली. जब वो ये कह रही होती है कि उछल कूद बंद कर दो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, डरा नहीं रही होती? जिस वक्त ये कह रही होती है कि अभी तुम्हारे अब्बा घर आ जाएंगे तो तुम्हें पता है फिर वो क्या कहेंगे, डरा नहीं रही होती? तो जिंदगी के सबसे अहम फैक्ट के बारे में हम इस जगह क्यों चले जाते हैं कि नहीं डराना? डराना है. उसकी वजह ये है कि अगर जिंदगी, यानी ये सर्टन है कि बच्चा बाहर जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सर्टन है कि वो हेलमेट नहीं पहनेगा तो सर फट जाएगा, ये सर्टन है कि वो खेल कूद करेगा और गिर जाएगा और चोट लग जाएगी. जो चीज़ सर्टन है उसके बारे में ये तासुर क्योंकि इसके बाद में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए. हमें डराना नहीं चाहिए. मेरे लिहाज से ये वो वाहिद चीज़ है जिसके बारे में 24 घंटे डराते रहना चाहिए. असल में तो मेरी ज़िंदगी की मैं इसको एक और तरह आपके सामने रखता हूँ. जिस वक्त हम ये कहते हैं ना कि यार एवरेज एज 56-58 है, तो आप देखें कि हमारे अंदर से खौफ ख़त्म हो जाता है. अभी तो 20 साल पड़े हैं. आप ज़रा इस ज़िंदगी को घंटों में और दिनों में कैलकुलेट करके देखें. यानी एक नॉर्मल आदमी एवरेज एज में कितना जीता है? 20,000, 21,000, 22,000 दिन. आप और मैं इस वक्त कितने हज़ार दिन गुजार चुके हैं? अनगिनत. तो इस वक्त जब हम ये पॉडकास्ट करके उठेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी के मज़ीद 2 घंटे गुजार चुके होंगे. यानी इस फैक्ट को लेकर अगर हम नहीं चलेंगे, अगर इसके बारे में कॉन्शियस नहीं रहेंगे, तो असल में ज़िंदगी के बारे में, मौत नहीं, ज़िंदगी के बारे में कॉन्शियस नहीं रहेंगे. Actually, this is what I'm trying to say. Maybe मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ना रिलेटेबल हो लोगों के लिए, but I still think कि डराना नहीं है बिकॉज मैं खुद इसको ऐसे परसीव करती हूँ. इफ़ आई एम स्कैर्ड तो फिर मैं शायद जो हकीकत है उसको प्रोसेस नहीं कर पाऊँगी. और अभी जो आपने आखिरी में जुमला कहा कि ज़िंदगी के बारे में कॉन्शियस होना, मेरा अंदाज़ शायद इस तरह से दैट आई वांट टू लीन मोर टुवर्ड्स ऑन दैट साइड. ओनली देन आई कैन प्रोसेस कि अच्छा ये मुंतकिल होने का प्रोसेस क्या है. मुझे अपनी जो ज़िंदगी में लिव कर रही हूँ उसी को ही नहीं मैं देख रही मैं क्या कर रही हूँ, और मेरे जो अमाल हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होगा आगे. तो अगर मैं यही नहीं प्रोसेस करी तो मैं यू जस्ट मेक द अदर पर्सन फील स्कैर्ड कि मर जाओगे, या जैसे है हम कहते हैं कि सिर्फ एक जुमला ये बोलूं और मैं ये कहूं कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आपकी सांस रुक जाएगी और आप मिट्टी में मिल के मिट्टी हो जाएंगी. अब मुझे जरा जिंदगी के मानी समझाएं. वो तो मैंने आपसे पूछना है ना, आप बताएंगे कि व्हाट इज लाइफ. देखिए, जब आप एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये होती है कि ये बात कहना बहुत आसान है. यानी मुझे फेयरफुल नहीं होना चाहिए, मुझे एंक्शस नहीं होना चाहिए. फेयरफुल होना चाहिए, but first step should not be the fear. First step is to understand the fact कि आप लाइफ है क्या itself. that जो कि मैं आपसे कह रही थी कि मैंने आपसे पूछना है कि इसको भी डिफाइन करें कि how do you see and what is the meaning of life. जब तक मुझे ये नहीं पता होगा तो एक ऐसी चीज़ के बारे में डर के मुझे नहीं पता कि मैं उसको किस तरह से देख सकती हूँ. So I need to first feel कि हाँ मैं alive हूँ. मैं यहाँ पे जो एक बिल्ड करना चाह रही हूँ ना, जो मुद्दा मेरे एंड पे है कि हम ज़िंदगी वो जी रहे हैं जिसका हमें खुद पता नहीं है. हम नम हैं, हम स्टिल हैं, वी आर जस्ट हम क्विक फिक्सेस के अंदर हैं. सो जब आपको यही नहीं पता, जो सांस आप ले रहे हैं, जो प्रिविलेजेस आपके पास हैं, अल्लाह ताला ने जो जिस तरह से आपको बनाया हुआ है, आपकी बॉडी, आपकी ब्रेन, ऑल द ब्लेसिंग्स यू हैव एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन हु कैन स्टैंड एंड हु कैन प्रोसेस, हु कैन डू एवरीथिंग. यू डोंट एक्नॉलेज ऑल दीज थिंग्स एंड यू आर जस्ट स्कैर्ड ऑफ दैट ट्रांजिशन पार्ट. वो मुझे स्ट्रगल होती है, मे बी किसी को ना होती है, मुझे बहुत स्ट्रगल होती है कि फर्स्ट आई नीड टू, जब तक मैं यही नहीं एक्नॉलेज करूँगी तो मैं उसके फियर को या उसको महसूस किस तरह से कर सकती हूँ. सो आपने असल जैसे में उसके फियर को जहन में रखते हुए ज़िंदगी के बारे में कॉन्शियस होना है ना. देखिए, आप मौत के बारे में कॉन्शियस हैं या नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मौत आ जानी है.
मेक सेंस। जिंदगी के बारे में कॉन्शियस होना है। इस कॉन्शियसनेस का तकाजा ये है कि आप मौत को जहन में रखें, यानी किसको, इंतकाल को जहन में रखें। अगर मैं आपसे ये जुमला कहूँ कि यू विल लिव, योर बॉडी विल डाई, एक सेंस पैदा होती। आपसे मैं ये कहूँ कि आप जिंदा हैं और आप मर जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। मुझे इस ज़िंदगी के बारे में कॉन्शियस होना क्यों है? इसलिए कि मैं ये 58 साल ठीक से गुजारना चाहता हूँ। तो इन 58 सालों में, या मिसाल के तौर पर 22,000 24,000 दिनों में से पहले 8-10 हज़ार दिन तो वो हैं जिसमें मुझे खुद समझ नहीं आ रही होती कि मैंने करना क्या। वो तो वैसे निकल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बाकी मेरे पास 10-11 हज़ार 12 हज़ार दिन गुजरे हैं, ये रोज़ बीत रहे हैं। तो मैं ज़िंदगी नहीं बिता रहा, मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। सो ये वो रास्ता है जिस पे मैं चलता चला जा रहा हूँ, और ये जानता हूँ कि मंजिल एक ही है। सारी डिविएशन, सारी डायरेक्शंस, मैं गूगल मैप भी लगा लूँ तो मुझे अल्टीमेटली वहीं पर पहुँचना है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसके बारे में कॉन्शियसनेस पैदा ही नहीं हो सकती। देखें, ये जितनी तहरीकें उठती हैं ना, जिसमें ये कहा जाता है कि असल में जब आप इसको मौत से जोड़ देते हैं तो ज़िंदगी के मानी ख़त्म हो जाते हैं, और ज़िंदगी जो है वो बेमानी हो जाए तो इसमें जीने का फ़ायदा क्या है? अगर आप ज़िंदगी के बारे में कॉन्शियस नहीं होंगे तो ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजार सकेंगे। मैं कह रहा हूँ मुझे ज़िंदगी अच्छी गुजारनी क्यों है? देखें, मैं गरीब पैदा हुआ हूँ और मैं गरीब ही मर जाऊँगा। इसके अंदर एक मेरी एफर्ट है, एक किस्मत है, एक और चीज़ भी है, वो ये कि मैं यहाँ एक सज़ा भुगतूंगा अगर मैं आपकी अमानत छीन लेता हूँ। ऐसा ही है। और अगर मैं इस सज़ा का बंदोबस्त कर लूँ, कर लेते हैं ना बहुत सारे लोग, नहीं पकड़े जाते, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बिकॉज वो ये समझते हैं कि इससे, यानी इस जुर्म पर मुझे पर्दा सिर्फ इन्हीं 20-22 हज़ार दिनों में डालना है, तो नतीजा मुख्तलिफ हो जाता है। इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सिर्फ इस्लाम नहीं, हर मज़हब आपको बता रहा होगा। यानी कहीं वो ट्रांजिशन होगी, कहीं वो दोबारा रूप होगा, कहीं वो दोबारा से एक जन्म होगा, नए जिस्म के साथ जन्म होगा। ये कहना पड़ेगा आपको, ये आपकी मजबूरी है। उसकी वजह ये है कि इसके बग़ैर मेरा कॉन्शियस मुझे ये, यानी आप थोड़ी देर के लिए गौर करें, आज ये कहना इसलिए आसान है कि भाई ज़िंदगी अच्छे से गुजारे, देखी जाएगी जो भी होगा। मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारनी पड़ेगी, इसलिए कि मैंने मिट्टी नहीं हो जाना। वो देखी जाए वाला मामला ही नहीं है। यानी आप मेरे अंदर से जैसे ये फिर ख़त्म करते हैं तो असल में मुझे अब किस्मत पर डिपेंडेंट नहीं होना। यू राइट। अक्सर लोग इस तरह कह रहे होते हैं ना कि अच्छा कुछ नहीं होता, एंड में तो मर ही जाना है, मट्टी हो जाना है। सो वो एक ये भी पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि आगे उसके आगे तो कुछ भी नहीं होना। अनकॉन्शियसली वो अपने सेंटेंसेस में ये भी बोल रहे होते हैं कि व्हाटएवर यू वांट टू डू कर लें, फिर तुम बस मट्टी में मिल जाएंगे, सो व्हाट। वो जो एक अकाउंटेबिलिटी आपका इंतज़ार कर रही है, शायद उसके बारे में आप वो नहीं अवेयर होते। बट आपने ये जो भी जैसे रिलीजन की बात की, हम मुसलमान हैं, हम ये बिलीव करते हैं कि हमने यहाँ से वहाँ मुंतकिल होना है, वहाँ पे हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी। दुनिया टेम्प्रेरी है, जो सोल है वो वो इटर्नल है, वो आगे जाएगी। आपका जिस्म जो है वो टेम्प्रेरी है। ये चीज़ें इंटेलेक्चुअली तो बहुत अच्छी लगती हैं और समझ भी आती हैं, लेकिन आप जब इनको थोड़ी देर के लिए इमोशनल ब्रेन से प्रोसेस करते हैं ना, तो इंसान काँप उठता है ये सोचकर। एंड वी नो बहुत सारे ऐसे लोग जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ था, फ्यूनरल्स के आगे वो भी कमज़ोर पड़ गए। ऐसे स्पिरिचुअल लोग जब सेपरेशन की इस चीज़ को विटनेस कर रहे थे तो दे वर वेरी वल्नरेबल। और फेथ आपको अटैचमेंट रिमूव नहीं करता। फेथ बेसिकली ये नहीं कह रहा कि आई एम हेयर टू रिमूव द अटैचमेंट। इट्स लाइक कि वो आपको कोई मीनिंग दे देता है उस फ्यूनरल के वक्त या उस इंसान से अपने प्यारे से जुदा होने के वक्त। बट हाउ डू यू सी दिस थिंग कि ये जो एक तज़ाद है कह लें, या एक जंग चल रही है आपके इंटेलेक्चुअल ब्रेन के अंदर और आपके इमोशनल ब्रेन के अंदर, कि आप चाहते भी हैं एज अ मुस्लिम, आप ट्रेन भी होते हैं, और फिर द फैक्ट के रिलीजन आपको प्रिपेयर करता है फॉर डेथ और सोसाइटी आपको ट्रेन करती है टू अवॉइड इट।
सो ये ना सिर्फ आपके दिमाग में, आप इसको अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं और आप इसका शिकार, इसके विक्टिम भी बनते हैं. सो आप व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस थिंग, हाउ डू यू सी दिस थिंग एंड हाउ डू यू थिंक इज द आइडियल वे कि लोग इसको देखें एज अ मुसलमान ऑल्सो? अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए नज़र मुसलमान साइड पे कर लें. मुझे कैसे समझ में आता है कि जो ख़बर दी जा रही है वो ठीक है. मैंने अपनी आंखों से ये देखा है कि मेरा बच्चा अपनी माँ के पेट की कायनात से, ये लफ्ज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, अपने माँ की पेट की कायनात से एक और कायनात में आ जाता है. ये मैंने ख़ुद देखा. ये वो चीज़ है जो मुझे असल में ये बता रही है कि इंतकाल कोई चीज़ होती है, मुंतकिल हो जाना कोई चीज़ होती है. यानी मेरी आंखों के सामने हो रहा है. मैंने भी आपसे कहा था कि वो पानी का कतरा वजूद में आ रहा है और वो एक प्रोसेस है जिसमें वजूद में आ रहा है. ऐसा नहीं हुआ कि वो पानी का कतरा कहीं पे गिरा और मूवीज़ की तरह उसके अंदर से बंदा निकला है. ऐसा नहीं हो रहा. उस पानी के कतरे का एक प्रोसेस है जिससे वो वजूद में आ रहा है. कहाँ प्रोसेस है? वो एक कायनात है. आप थोड़ी देर के लिए ज़रा इमेजिन करें और वापस जाएं, इसको जूम आउट करें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मैं और आप आंखें बंद करें तो अब हम फील कर सकते हैं कि हम कभी वहाँ थे. हम क्या थे? हम उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे? तो पता ही नहीं था हमें. अब हमें ये खबर दी जा रही है कि एक और इंतकाल तुम्हारी ज़िंदगी में है जिसका तुम्हें 100% पता होगा कि तुम क्या करके आए हो. तो अब इंतकाल तो मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया. जिस पे बहस है वो ये है कि ये इंतकाल होगा, एक वो उधर से साबित हो रहा है. दूसरा ये कि इस इंतकाल के बाद ये वाली मेमोरी और कॉन्शियस ये बरकरार रहेगा. असल सवाल ही ये है. यस. यानी मैं आज जब इसको नहीं समझता, देखिए मेरे आने का प्रोसेस दरख्त पे लगने से नहीं है. मेरे आने का प्रोसेस एक कायनात के अंदर बनी हुई डेवलपमेंट है. वो कायनात थी मेरी, मैं उसी के अंदर था, मैं वहीं पे वजूद पजीर हुआ हूँ. आज मैं इसको देख सकता हूँ कि मैं वजूद पजीर हुआ हूँ. ऐसा ही है ना? एविडेंस, ये एविडेंस है ना? इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ है जो पानी से वजूद देती है और वजूद को मुंतकिल करती है. इस मुंतकिल होने में मुझे कॉन्शियसली, लॉजिकली, रैशनली कोई प्रॉब्लम है? इस पे कहीं दुनिया में किसी का कोई इख्तलाफ है? नहीं है. दूसरी चीज़ पे भी कोई इख्तलाफ नहीं है. वो ये कि ये जो वजूद बाहर आ गया, ये जो वजूद नई कायनात में आ गया है, नए प्लेनेट पर तशरीफ़ ले आया है, ये हर हाल में मर जाएगा. इस पे कोई इख्तलाफ नहीं. इख्तलाफ है कि वो मर जाएगा या मुंतकिल हो जाएगा. अब आपको जिस चीज़ पर गुफ्तगू करनी है वो इस पर करनी नहीं है कि वो मर रहा है या वो ख़त्म हो रहा है. गुफ्तगू इस पर करनी है कि जैसे वो पीछे एक और कायनात में आया था, क्या वो एक और कायनात में जा रहा है या नहीं जा रहा. अब एक प्रॉब्लम और पैदा हो गया. जैसे मैं जब अंदर था तो मैं बाहर ये नहीं जानता था कि लोग मेरे मुंतज़िर हैं. मेरी माँ आखिरी दर्जे में इस इंतज़ार में थी कि ये सही सलामत वजूद में आ जाए. जैसे ही मैं वजूद में आया तो मेरी माँ ये जानती थी कि मैं वजूद में आ गया हूँ. मैं जानता था. इसके बाद एक डेवलपमेंट हुई है. वो डेवलपमेंट मेरे सामने हो रही है. फिर मेरे अंदर कॉन्शियस पैदा हो गया. मैं अब चीज़ों को समझने लग गया हूँ. फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं लॉजिकली देखने लग गया हूँ. फिर मैं रैशनलाइज करने लग गया हूँ. जैसे ही मैं इस सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ तो आप ये देखेंगे मैं आधी दुनिया गुजार चुका हूँ. बिल्कुल. तो जब तक आप इसको यहाँ से नहीं देखते, नहीं, हम इस पे गुफ्तगू अलग से करें लेकिन पहले इसका फैसला तो करें. यानी मुझे अभी तक कोई रैशनल अप्रोच चाहिए ये जानने के लिए कि जो इंतकाल मुझे वहाँ से यहाँ लेकर आ रहा है, यानी मुंतकिल हो रहा हूँ, ये मुंतकिल होने की एक ख़बर मेरे पास मौजूद है कि तुम फिर मुंतकिल हो जाओगे. अगर वो इंतकाल पीछे पॉसिबल था तो ये इंतकाल आगे क्यों पॉसिबल नहीं है? तो यही तो असल सवाल है ना, जहाँ से गुफ्तगू शुरू की है कि इस प्रोसेस को एक्नॉलेज करने में क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे ना. पहले ये बात समझ में आ गई. यानी मौत का लफ्ज़ बोलते ही एक्चुअली हम अपने लिए एक सेफ स्पेस पैदा करते हैं. हम मुतमईन हो जाना चाहते हैं. हम ये जानकर रखना चाहते हैं कि असल में जब मैं इस दुनिया में आ गया हूँ तो मैं आ गया हूँ.
और जब मैं ये सोच भी रहा है कि मुंतकिल हो रहा हूँ, वो असल में इस दुनिया को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा। और मेरे नज़दीक असल में आखिरत की इम्पोर्टेंस है ही मेरी ज़िंदगी गुजारने के ऊपर। अच्छा, ये जो आपने कहा कि मैं जान के रखना चाहता हूँ, हमने, अगर आपको याद हो, हमने पहले भी सर्टेनिटी के बारे में बात की थी, सर्टन होने के बारे में बात की थी कि इंसान का दिमाग अनसर्टन होने से डरता है। जब चीज़ें क्लियर नहीं होती तो वो हिल जाता है, वो कांपता है, उसको समझ नहीं आती, वो चाहता है कि उसको, वो एक ऐसी चीज़ परसीव करना चाहता है जिसके बारे में वो श्योर हो। तो यहाँ पर लाइक वी डिस्कस, श्योर है, पता है कि ये सर्टन है कि ये होना है, एंड येट you want to stay in the process of uncertainty कि नहीं, I don't even want to acknowledge the fact कि मैंने ट्रांसफ़र हो जाना है। So ना, ये मुझे जो है ना थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ लग रही है अपने ही दिमाग के अंदर कि एक जगह मैं चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो मेरे लिए एक चीज़, और उसी चीज़ का क्लियर होना मेरे लिए पूरी, यानी कि कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि नहीं, ये क्लियर ना होंगे, द मोमेंट इट्स क्लियर द फियर कम्स इन। नहीं, इंसान कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। कोई इंसान इस कायनात पे मौजूद नहीं है जो इससे इनकार करे कि मैं जा रहा हूँ, एक भी नहीं है। जैसे आपने खुद अपने ओपनिंग में कहा था कि ये इसका जो सक्सेस रेट है वो 100% है, बिल्कुल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ 100% मेरे पास मौजूद है और ज़िंदगी में वाहिद फैक्ट है, मैं आपसे कह रहा हूँ, यानी अगर मैं जिया तो जवान हो जाऊंगा, लेकिन मैं जवान भी हो गया तो मैं मर जाऊंगा। ये वाहिद फैक्ट है ना। यानी मैं इस फैक्ट को नहीं मानना चाहता क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ। इसलिए कि जैसे ही मैं इस फियर में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझसे ज़िंदगी नहीं गुजर रही। जैसे ही मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ तो एक्चुअली जो ज़िंदगी मैं तब गुजारता हूँ, ज़िंदगी है ही वो। यानी जिसको मैं अवॉइड करके जिसको मैं ज़िंदगी कह रहा हूँ, वो तो सांस है जो मुझे आ रहा है, वो ज़िंदगी नहीं है। जिंदगी तो असल में जिंदा होना है, और जिंदा होना मेरे कॉन्शियस से है। मैं रैशनली चीज़ों को देखता हूँ, मैं एग्जामिन करता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं उन चीज़ों के साथ जीना शुरू कर देता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम अवामिल को, यानी मैं गंदा पानी नहीं पीता कि मैं बीमार हो जाऊँगा, क्यों नहीं पीता। आपकी दुनिया में जो खुदा को भी नहीं मानते, वो भी सबसे बड़ी सज़ा जिसको मानते हैं वो जेल है या मौत है। क्यों? यानी मुझे आप 20 साल की सज़ा दे दें, मुझे प्रॉब्लम क्यों है? मैं सिर्फ अकेला रहा हूँ? नहीं, मेरे पास जो 24,000 दिन थे, आपने उसके अंदर से एक बड़ा चंक निकाल दिया है, और वो ज़िंदगी का साथ था मेरा, वही मेरा कुल एसेट था। तो जो मैं दुनिया में लेकर आता हूँ, कुछ है जो मुझे यहाँ आके मिलता है, जो मैं लेकर आता हूँ तो वो तो है ही पैगाम इंतकाल। तो फिर हम, you mean intentionally we're trying to stay unconscious regarding this? नहीं, उसमें कंफर्ट है ना। That's why, जैसे ही because देखें, of to achieve that comfort, we are intentionally staying away from that consciousness. बच्चे इम्तहान गाह में डिस्टर्ब क्यों होते हैं? एग्जाम से क्यों डरते हैं? They're not comfortable. नहीं, क्या इम्तहान गाह के अंदर बलाएं होती हैं? कुछ स्केरी मूवी चल रही होती है? वो नताइज से डरे हुए होते हैं। हाँ, वो अनसर्टन है ना, पता नहीं पेपर होगा कैसे, क्या सवाल आएगा, जवाब सही होगा कि नहीं होगा आगे, तो वो सब चीज़ें। उसकी तैयारी कैसे करते हैं? आप सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ जान लेते हैं, और अगर उस कुछ जाने हुए में से इम्तहान आ जाए तो आप मुतमईन हो जाते हैं क्योंकि नतीजा ठीक आ गया। This is such a beautiful example. Very nice, I must say. यानी ये जैसे ही देखें, असल में प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं अब थोड़ा सा फिर पीछे जाके आपको दोबारा एक्सप्लेन करूं ताकि लोगों को समझ में आए कि मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूं कि एक कॉन्शियसली, लॉजिकली, आंखों से देखा हुआ फैक्ट है मेरे लिए, वो है इंतकाल, मुंतकिल होना। मैं उसको मुंतकिल कह रहा हूँ, लोग मौत कह देंगे, लेकिन इस लफ्ज़ को भी हटा दें, असल में उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक चीज़ पर तो हम सारी कायनात में मौजूद लोग, सारी दुनिया में मौजूद लोग, जिंदा लोग, वो जानते हैं। यानी मिट्टी और पत्थर के बारे में भी आप ये देखें कि हम ये जानते हैं कि उनको भी मौत आ जाती है। हम कंक्रीट बनाते हैं, सांस नहीं लेता, दिल नहीं धड़कता, खाना नहीं खाता, लेकिन हम ये जानते हैं कि उसकी एक उम्र है। हम दरख्त उगाते हैं और उस दरख्त को उगाते हुए ये जानते हैं कि ये दरख्त बड़ा भी हो जाए तो एक दिन मर जाएगा।
हम उगे हुए पत्ते और फल को देखकर ये जानते हैं कि इस पे खिज़ां भी आ जानी है, लेकिन उस खिज़ां में एक चीज़ हम और भी जानते हैं, इस खिज़ां के बाद इस पे फिर बहार आनी है। ये जो बहार है ये आती है और फिर खिज़ां लेकर आ जाती है, फिर दोबारा बहार आ जाती है। तो जाना और आना मैं पूरी कायनात में मुसलसल देख रहा हूँ। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ इसकी। आप देखें बनाने वाले ने क्या कमाल किया, उसके हाथ में था कि वो ऐसी ज़िंदगी बना दे जो ना थकती है ना सोती है। यही करना चाहिए था। बिल्कुल। वो हर 10-12 घंटे के बाद मुझे इतना थका देता है कि वो मुझे मौत देता है और अगले दिन सुबह दोबारा उठा देता है, और हर 12 घंटे के बाद मुझे ये तवज्जो दिला रहा होता है कि ऐसे मार दूंगा और फिर ऐसे उठा लूंगा। तो आप ज़रा गौर करके देखें कि जैसे ही हम दुनिया में यहाँ से देखना शुरू करते हैं तो मेरे लिए नींद राहत का बाइस नहीं रहती। अगर मैं कॉन्शियस हूँ तो असल में वो मुझे हर रोज़ रात को ये बता रहा है कि ये जो तुम अनकॉन्शियस हो गए थे ना, देखो वापस हो गए हो, तुम सुबह दोबारा कॉन्शियसनेस में हो और तुम जानते ही नहीं हो कि तुम रात को क्या कर रहे थे। Exactly. हमने घड़ियां बनाई हैं, हमने ऐप्स बनाई हैं, हमने फोन्स अपने पास रखे हैं ये जानने के लिए कि वो जो रात में मैं अनकॉन्शियस था मैं क्या कर रहा था। इससे बड़ी अलामत कैसे, यानी एक तरफ वो आपको यहां एक इंतकाल करके बता रहा है, दूसरी तरफ वो हर 12 घंटे के बाद आपको ये बता रहा है कि ऐसे मरोगे और ऐसे उठ जाओगे। और आप ये देखें कि वो जो थकावट है, वो जो मुझे हर हाल में सोना है, नींद मेरी ज़िंदगी का यानी आखिरी दर्जे में जो सुकून मुझे मिलता है वो नींद है। मुझे डॉक्टर्स ये बताते हैं कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई तो जिस वक्त तुम कॉन्शियस हो उस वक्त भी ठीक नहीं हो। मैं आपको एक डॉक्टर के तौर पर, एक आम आदमी के तौर पर ये बता रहा हूँ कि अगर ये ज़िंदगी जो आज आपके पास है ये ठीक नहीं गुजारी तो असल में वो जो मौत के बाद वाली कॉन्शियसनेस है, जहाँ से आपको दोबारा उठ जाना है, जहाँ दोबारा ज़िंदगी में आ जाना है, वो ठीक नहीं होगी। तो आप इसको रोज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, रोज़ गुजर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, आप इस कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मैं जब सो जाता हूं तो मैं ये जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। You think that it's only the comfort zone? It's only the comfort zone जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी हकीकत है जो हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारी बॉडी, the way you have explained everything, मैं तो खुद अपने आप को क्वेश्चन कर रही हूँ कि why don't every day you wake up and realize this fact कि आप मौत के बाद दोबारा से जागे हैं। और एक आपने एक समझे आपने एक ट्रेलर देखा है कि जो आने वाली आगे मूवी है ये उसका रोज़ आप ट्रेलर देख रहे हैं। सो यू थिंक कि ये सिर्फ एक कंफर्ट जोन की बात है? क्या आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि सोसाइटी आपको इस बारे में बात करने के लिए, इसकी रियलाइजेशन के लिए ट्रेन नहीं करती है, बताती नहीं? यानी कि मैथ्स तो आप सिखा रहे हैं बच्चों को, लेकिन गम को कैसे महसूस करना है रिगार्डिंग डेथ, द ट्रांजिशन, कोई बात नहीं करता है। आप वेडिंग प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन फ्यूनरल पे क्या प्लानिंग करनी है किसी को भी नहीं पता है। आप करियर्स बना रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने जो है वो इमोशनल रेजिलियंस अपने अंदर कैसे पैदा करनी है। आप ये जानते हैं कि बिज़नेस कैसे बिल्ड करना है लेकिन मरते हुए माँ बाप के साथ कैसे बैठना है ये आपको नहीं पता। आप ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पे आपने अपनी रीच कैसे बढ़ानी है लेकिन लॉस को प्रोसेस कैसे करना है ये हम में से किसी को नहीं पता। आप ये जानते हैं कि अगर आपने पब्लिकली सेलिब्रेट करना है तो कैसे करना है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आपने ऑनेस्टली ग्रीव कैसे करना है। सो ये जो एक इतना बड़ा, यानी कि टेक्निकली स्पीकिंग हम बहुत एडवांस हो रहे हैं लेकिन सोशली हम बहुत फ्रैजाइल हैं। So it cannot only be the comfort zone. Do you think that everybody is playing their part for us to be like this, not conscious, not realizing, not acknowledging the part कि कितनी important है ये चीज़, कि इसमें भी आपने अपना पूरा understanding, अपना पूरा intellectual दिमाग इस्तेमाल करके इस process को learn भी करना है, सीखना भी है, इसके बारे में बात भी करनी है। Don't you think so कि ये चीज़ें भी impact है? चोरी कर रहा होता है तो वो चोरी के प्रोसेस से डर रहा होता नहीं, पकड़े जाने के प्रोसेस से डर होता है ना, और जज़ा और सज़ा से डर रहा होता है। जैसे ही वो इसका खौफ ख़त्म कर दे
यानी मैं सोचा कि मुझे नहीं पकड़ा जा सकता। जो कैफियत पैदा होती है वही इंसानों के अंदर पैदा हुई, यानी वो बदमाशी पर उतर आता है। वो ये जानता है कि मैंने पुलिस भी मैनेज कर ली और अदालत भी। आप ये गौर करके देखें कि आप यहाँ इंसानों को मैनेज करने का किसी फ़लसफ़ी को उठा लें, किसी को भी उठा लें, वो जज़ा और सज़ा के कानून से बाहर नहीं आते। वजह क्या है इसकी? यानी ये वो वाहिद कॉन्सेप्ट है जिससे इंसान बाहर नहीं आ सकता। ये खबर बाहर से नहीं आई हुई, मैं बना ऐसे हुआ हूँ। ये जो आपने कहा ना कि आप सोशल मीडिया है, फलां है, आप ग्रीव कैसे करें, आप फ्यूनरल पे कैसे जाएं, आप वालिदैन के साथ कैसे बिहेव करें, मैं तो कह रहा हूँ तो बहुत बात की बातें हैं, बहुत बात की बातें हैं। मैं चलते हुए गिरना नहीं चाहता, गिर जाऊंगा, लंगड़ा हो जाऊंगा, फिर क्या होगा? प्रॉब्लम ये है कि मैं ये जानता हूँ, कॉन्शियसली जानता हूँ, एज अ फैक्ट जानता हूँ कि ये जो मैं गिर जाऊंगा और उसके बाद 6 महीने मुझे ठीक होने में लग जाएंगे, मेरी ज़िंदगी के 6 महीने निकल गए हैं। आप इसको निकाल दें और मैं जिए ही चला जा रहा हूँ, यार गिरा दें मुझे, मैं 6 महीने में, साल में ठीक हो जाऊंगा। आप अगली बात देखें, जैसे ही आपकी एक एज हो जाती है तो आप कहते हैं आप ज़्यादा एहतियात करना, हड्डी नहीं जुड़ती, कमज़ोर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा रुआं रुआं अपनी मौत का पैगाम लिए हुए बैठा है। बिल्कुल ऐसे है। वो ये जानता है कि यहाँ से मैं निकला हूँ, मुझे नहीं गिरना, मुझे नहीं करना, मुझे संभल के रहना है, मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ चाहिए हैं। क्यों चाहिए हैं? थोड़ी सी तो ज़िंदगी। जैसे ही हम ये कहते हैं ना थोड़ी सी तो ज़िंदगी है, ये हम कब कहते हैं? जब मैं गम में होता हूँ। चलिए मैं इसको ऐसे रखती हूँ कि फिर ये ऊपर क्यों नहीं आ रही फीलिंग? दिस यू लाइक यू एक्सप्लेनिंग दिस फीलिंग एग्जिस्ट, ये है, ये हम सब जानते हैं। हम हर एक्ट पे, हर लम्हा सोचते हुए, चलते हुए, ख़तरों का सामना करते हुए, चैलेंजेस का सामना करते हुए, ये बात बिल्कुल ही झूठ है कि हम कहें कि हमें मालूम नहीं है कि हम मर सकते हैं, हमें कोई तकलीफ़ हो सकती है, या हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी के ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उभर कर ऊपर क्यों नहीं आती हूँ? कि शायद ये ऊपर नहीं आ रही तो नज़र आ रहा है ना, जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि भाई आखिर क्या मसला है कि हम इतने फ्रैजाइल हैं इस चीज़ को लेके कि यू नो वी डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट, वी डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। इनफैक्ट फ्यूनरल्स पे भी आप देखें, अगर मैं इस गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे ले जाऊँ, पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर आप फ्यूनरल्स देखें तो क्या होता है वहाँ पे? इट्स लाइक अ सोशल गैदरिंग। यानी कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और मेरे लिए जो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ रही है ना, वो ये मौत से रिलेटेड इस दुनिया में ये चीज़ मैंने जो फील की है, एक्सपीरियंस की है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। कि आपके सामने मैयत पड़ी हुई है, एक इंसान मुर्दा पड़ा हुआ है, एंड चाय सर्व हो रही है, गप्पे मारी जा रही हैं, ये उसकी बेटी है, ये उसका यूँ बिज़नेस चल रहा है, हमने नया घर बनाया है, हम यहाँ आए, अच्छा आप भी आई हुई, अच्छा यू नो इट्स बिन सो लॉन्ग कि हमारी मुलाकात नहीं। रैंडम गुफ्तगू हो रही है और आप मैयत वाले घर में बैठे हुए हैं, कोई आपके इस साइड पे रो रहा है, कोई उस साइड पे अफसरदा बैठा हुआ है। सो ये व्हाट डू यू कॉल दिस थिंग? कि इससे बड़ा और आपको क्या फीलिंग चाहिए, या वो क्या मोटिवेशन चाहिए कि आप के अंदर की वो जो फीलिंग है, जो एम्बेडेड है आपके अंदर, जो आपने पूरी अभी एक्सप्लेन की, वो उभर के ऊपर आए। आप उस वक्त भी उसी क्या कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में ही रहना पसंद करते हैं। वाई? दिस इज़ रियली डिस्टर्बिंग कि आपने फ्यूनरल्स को भी जो है ना एक अटेंडेंस बना दिया है कि आपने बस जाना है, अटेंड करना है। और ये मैं ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ ख़वातीन वाली साइड पे, क्योंकि पाकिस्तान में फ्यूनरल्स इसी तरह होते हैं कि औरतें घरों में हैं और मर्द जो है वो बाहर मस्जिद में जनाजा पढ़ने जा रहे हैं। सो ये तकलीफ़ होती है चीज़ देखकर कि कॉन्शियस लाइफ इज़ ऑलवेज अ डिफ़िकल्ट लाइफ। अगर आपने ज़िंदगी जीनी है, अगर ज़िंदगी गुजारनी है, बहुत आसान है। आपको ज़िंदगी जीनी है, बहुत मुश्किल है। यानी हम लोग असल में, जब आप ये कह रही ना फ्यूनरल्स पे बैठे होते हैं, मौत सामने पड़ी हुई है, मुर्दा सामने पड़ा हुआ है, एक इंसान जीता जागता 2 मिनट पहले यहाँ पर था। ज़रा आप इमेजिन करके देखें, एक इंसान, आप मेरे सामने मौजूद हैं, माज़रत के साथ आप ही की मिसाल दे रहा हूँ, आप मेरे सामने मौजूद हैं और ज़िंदा हैं। ये क्या होता है कि अगले सेकंड में आप हैं लेकिन आप नहीं हैं। समथिंग इज़ मिसिंग। आप नहीं गई। तो अगर आपका जिस्म था ज़िंदगी तो है, तो फिर मरा कैसे? इसका मतलब ये है कि इस ज़िंदगी
और आपके जिस्म के दरमियान भी कुछ था, ये वो कॉन्शियसनेस है जो पड़ी हुई मैयत में नज़र नहीं आ रही होती। यानी वहाँ मेरे लिए मैं ख़त्म हो गया हूँ। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि एक आदमी मेरी आप जानती हैं मेरे हाथों में मेरे अपने बच्चे की इसी तरह से डेथ हुई, 8-9 साल का था। मैंने बहुत सारी अमवात, मेरी गोद में मेरी दादी हॉस्पिटल में थी, उनकी डेथ हुई, और बहुत सारे लोगों को जिनको बहुत करीब यानी मरते हुए देखा, प्रोसेस देखा। तो मुझे समझ में नहीं आता था, ये सोचना शुरू ही तब किया था, ये समझ में नहीं आता था कि भाई वो तो मौजूद है। यानी मेरा कॉन्शियस माइंड इसको कबूल ही नहीं करता कि मौजूद है। आपने इसमें एक लफ्ज घुसेड़ा है और बड़ी ताकत से घुसेड़ा है, क्योंकि आप उसको कॉन्शियसली मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो आपने घुसेड़ कर ये बताया है कि ये जो मौजूद है ये मर गया। मैं कह रहा हूं ये जो मौजूद है ये नहीं मरा, इसका जिस्म मर गया। उसकी वजह क्या है, ये जो मैंने आपसे बार बार कहा, इस पर बहुत सारी बहसें आपको पता है, स्पिरिट के ऊपर, सोल के ऊपर बहुत सारी बहसें हैं, छोड़ दें। मेरा तो सादा सवाल है, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। वो सादा सवाल ये है कि जिस्म मौजूद था, अगले सेकंड में, बल्कि मिली सेकंड में जिस्म मौजूद है, समथिंग इज मिसिंग। वो जवाब नहीं दे रहा, वो वैसे हिल नहीं रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मेरी बात पे रिएक्ट नहीं कर रहा। उसके अंदर गुस्सा था जो अब नजर नहीं आ रहा, अब वो मुझे आंखें नहीं निकाल सकता। जिस्म मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त मैं ये सारे अवामिल कर रहा था, तो मेरे जिस्म के साथ एक और चीज कोई ना कोई तो मौजूद थी, कुछ ना कुछ तो था जो मिस हुआ है, क्योंकि जिस्म तो मौजूद है। ये जिस वक्त मैयत के पास हम बैठे हुए होते हैं, तो इस मिसिंग एलिमेंट को मानना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। यानी मैं और वो मुर्दा, फर्क क्या है? दोनों के पास जिस्म मौजूद है। मुझ में और उसमें जिस्म का फर्क ही नहीं है। मुझ में और उसमें जिस्म की मौत का फर्क ही नहीं है। मुझ में और उसमें जिस्म मौजूद है नहीं मौजूद है का फर्क ही नहीं है, क्योंकि ये सारे सवाल मेरे लिए इररिलेवेंट हैं। उस वक्त मैं भी हूं, वो भी है। अब मुझ में और उसमें एक फ़र्क है जो नहीं है। आप ज़रा गौर करके देखें, ये वही फ़र्क है जिस वक्त माँ जानती थी कि मेरे पेट में बच्चा है, इसमें जान है, ये फ़र्क है ना। और बच्चा वो ये भी नहीं जानता था कि जिस्म है। तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कॉन्शियसनेस है, जिसको आप ये कहती हैं ना कि ये इन सब चीज़ों से गायब कैसे हो गई, मेरे सामने रोज़ मौत हो रही है और मैं थोड़ी देर के बाद रिलैक्स हो जाता हूँ। इसका सबसे अजीब व गरीब मज़हर हमने देखा जब इस मुल्क के अंदर हर रोज़ बम धमाके हो रहे थे, हर रोज़ खुदकुश हमले हो रहे थे। तो जो चीज़ समझ में नहीं आती थी वो ये कि 10 मिनट के बाद हम नॉर्मल ज़िंदगी में होते थे, खबर आती थी धमाका हो गया, खबर आती थी 100 बंदे मर गए, हम दूसरे मिनट में ज़िंदगी में होते थे। वजह क्या थी? मेरा अपना कोई नहीं गया था। अच्छा, जैसे ही मेरा अपना गया था, क्या मुझे फिर उसके पेन, वो इंतकाल याद आ गया था? नहीं, नहीं याद आया था। वो एलिमेंट था जो मिस हो गया है। यानी जिंदगी में मेरी उससे मोहब्बत है जो मुझे याद आ रही है। अच्छा, कितनी स्ट्रेंज बात है कि आपके उस प्यारे के जाने के बाद भी जो चीज़ें आपको तंग कर रही होती हैं वो सारी होती आपसे रिलेटेड है। वो एक्चुअली पोर्ट्रे ऐसे हो रही होती हैं कि शायद आपका उसके लिए दुख है, लेकिन एक्चुअली वो आपकी अपनी पर्सनल पेन ही होती है। एंड हेयर आई वुड लाइक कि हम ग्रीफ के बारे में भी बात करें। पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में स्पेसिफिकली ग्रीफ को लेके कोई लिटरेसी नहीं है। यू नो, इट्स those 3 days आप वहाँ मौजूद हैं, लेकिन असल प्रोसेस तो वो 3 दिन ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। वो अकेला घर, वो खामोशी, वो आपके प्यारे के चले जाने का एक पूरा जो आपको एक फीलिंग आती है, एंड उस वक्त आप अकेले होते हैं, बिल्कुल देयर इज़ नोबडी। और अगर कोई आपके पास मौजूद होता भी है या फिर उन 3 दिनों में भी मौजूद होता है, तो आपने अक्सर ये विटनेस किया होगा कि चुप कर जाओ, रोने की ज़रूरत नहीं है। एट दैट टाइम आई फील लाइक यू डोंट नीड ऑल दोज मोटिवेशनल थिंग्स, दोज रिलीजियस थिंग्स। यू जस्ट नीड टू
फील कि देयर इज़ समवन हु इज़ रेडी टू लिसन टू मी, या मेरे दुख को सुनने के लिए, या मेरे रोते हुए इस एक्ट को बेयर करने के लिए कोई मौजूद है। आई डोंट नो, मेरे लिए ये खुद एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है। तो मैं इसमें कोई ये बात नहीं कह सकती कि दिस इज़ द राइट वे टू मेक द पर्सन फील जिसका कोई प्यारा चला गया है। क्या सही है क्या गलत है, आई डोंट नो, वो तो जो इंसान फील कर रहा होता है वही बता सकता है। बट आई डू फील कि ये जो ग्रीफ से रिलेटेड लिटरेसी है ना, ये नहीं है, और ये इतनी आपके अंदर थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ी सी रेजिलियंस होनी चाहिए। आपने जो अपनी पीछे बात की ना, उससे मुझे एक और रेफरेंस याद आ गया। देयर इज़ अनदर रिसर्च, और मेरे लिए ये भी बहुत ही फैसिनेटिंग थी, जो आपने अभी बात की कि जब कोई आपका प्यारा चला जाता है। तो दिस इज़ रिसर्च बाय मैरी फ्रांसिस, और इस रिसर्च में वो ये बताते हैं कि जब यू लूज समवन, तो आपका ब्रेन ना प्रोसेस नहीं करता उस रियलिटी को। बेसिकली आपने उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, बहुत साल गुजारे होते हैं। यू नो दैट पर्सन विल कम, वो जूते पहनेगा, वो खाना खाएगा, वो आवाज़ देगा, या वो जा रहा है, या वो बता रहा है, या वो बात कर रहा है। सो व्हेन दैट पर्सन इज़ नॉट देयर, योर ब्रेन इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, एंड वो आपको बार बार बता रहा था नहीं वो अभी आ जाएगा। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि माएँ कहती हैं कि मुझे उसकी आवाज़ आई है, या फिर कोई कहता है, हस्बैंड या मर्द कहता है मुझे लगा माँ की उस कमरे से खुशबू आ रही है, या शायद उसने मुझे आवाज़ देकर उस कमरे से बुलाया है। So basically your brain is again readjusting to the new reality. So this was so fascinating for me कि किस तरह से आप जब ये वाली चीज़ें कर रहे होते हैं तो अगला बंदा कहता है नहीं बहुत दुख में है, उसको भी समझ नहीं आ रही इनसाइड क्या हो रहा है आपके ब्रेन के, कि आपका ब्रेन उस रियलिटी के साथ आपको एडजस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आपने 20, 25, 50, 60 साल एक इंसान को आप देखते रहे हैं, बात करते रहे, उसकी खुशबू सूंघते रहे, उसकी आवाज़ आती रही है, सो योर ब्रेन कैन नॉट ऑल ऑफ अ सडन से कि अच्छा नहीं नाउ दैट पर्सन इज डेड एंड फ्रॉम टुमारो यू हैव टू परसीव कि अब ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो यू नीड दैट टाइम। तो उससे रिलेटेड एंड देन द लिटरेसी यू नीड इन पाकिस्तान की, यार आपने एक इंसान जो ग्रीव कर रहा है उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये भी एक बहुत बड़ा एक ख्याल से खला है। अच्छा, एक तो ये कि जो इंसान दुख में है किसी के जाने के, आप उसको जब तसल्ली भी दे रहे होते हैं ना, तो असल में कुछ नहीं कर रहे होते। Exactly. आपको यू जस्ट हैव टू स्पेंड सम टाइम विद हिम और हर, यानी आपकी प्रेजेंस है जो तकलीफ़ दे हो जाएगी अगर आप उसके ग्रीफ में शामिल होने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आप फेक होंगे। आप ज़रा एक जुमले पे गौर करें, जब हम ये जाके कहते हैं बहुत अफसोस हुआ, दिल से बताएं हुआ होता है? मेरा तो ये बोलने का भी दिल नहीं करता। आई लिटरली आई विल बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद माई सेल्फ ऑल्सो कि मुझे नहीं पता कि जब आप किसी के पास जाते हैं जिसका प्यारा चला गया, आपने उसको जुमला क्या कहना है। मेरे लिए ये वर्ड बिल्कुल मीनिंगलेस है। अच्छा, मेरे लिए ये इंतहाई मीनिंगफुल हो जाता है कब, जब मैं किसी जाने वाले के बारे में ये सोचूं, ख़ुद अपनी ज़िंदगी में भी, कि वो कुछ देर के लिए दफ्तर जाता है ना, तो कुछ देर के लिए चला गया है, और मुझे ये यकीन हो कि मुझे मिल जाना है, तो इस ग्रीफ की वो किस्म जिसको आप बयान कर रही हैं वो बाकी नहीं रहती। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि गम नहीं होता, वो गम अब इससे मुतल्लिक है कि ये जो ज़िंदगी उस वाक़े से पहले जो उसके साथ हुआ है और मेरे साथ भी हो जाएगा, इस दौरान में जो मेरी ज़िंदगी है इसमें वो नहीं है। बिल्कुल, सोचने के अंदाज में फ़र्क होगा। हाँ। यानी जैसे ही आप ये सोचेंगे कि वो चला गया है, अब मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा या गुजारूंगी, then it becomes difficult, yes. It will be very difficult. लेकिन जैसे ही आप ये सोचते हैं कि ये जो अभी चला गया है, मैं भी तो जा ही रहा हूँ, तो मंजिल एक ही है, वो जा चुका है, मैं जा रहा हूँ, तो इसका नतीजा एक ही निकलना है। अगर इस जगह पर मैं खड़ा हूँ तो आप ये देखें कि सूरत हाल बदल जाएगी। गम तब भी है, लेकिन अब ये गम है इस वक्त में बंदे के ना होने का। मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि आप कभी देखें, अगर आपने किसी अपने बहुत करीबी को कभी खोया हो, तो वो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, हर 10 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आता है, पूरा ख़ानदान भागता हुआ जाता है और पूछता है डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है। वो कहता है बस अल्लाह से दुआ करें। और
इस पूरी कैफियत में आप अगर इसको थोड़ा कॉन्शियसली गुजारें तो हो क्या रहा है? वो आया था, आप जानते हैं कि इसको चले जाना है, इस वक्त आप पूरी एफर्ट लगा रहे हैं कि वो अभी कुछ अरसा और जी ले। आप उसको ज़िंदगी नहीं दे रहे, उसकी ज़िंदगी को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। सो दैट और एक कैफियत क्या आ जाती है कि आपकी फीलिंग ये होती है कि एक तरफ बनाने वाले ने हाथ पकड़ रखा है और अपनी तरफ खींच रहा है, और दूसरी तरफ आपने हाथ पकड़ रखा है और आप इस जिद में हैं कि दे दे। और इसके अंदर अचानक एक कैफियत पैदा हो जाती है जिसके अंदर वो ना देने का फैसला कर लेता है। ये जो ना देने का फैसला है, ये उसी तरह अटल फैसला है जैसे दे देने का फैसला था। और अगर दे देने का फैसला और ना देने का फैसला भी अटल है, तो फिर ये फैसला भी अटल है कि इसको दोबारा दे दिया जाएगा जो आज ले लिया गया। ये वो कैफियत है जिसके अंदर से वही गुजर रहा होता है जो उस वक्त मौजूद है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम होता है वो क्या, हम असल में इस एफर्ट को लामहदूद कर देते हैं। मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ। मैं हॉस्पिटल में था और मेरा बेटा वेंटिलेटर पर था, तो मुझे वहाँ पे एक डॉक्टर साहब को जब मैंने ये कहा कि डॉक्टर साहब आपने इसके वेंटिलेटर को एक्सटेंड नहीं करना, द मोमेंट यू थिंक कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो अगला पहला काम आप ये करेंगे कि इसका वेंट उतारेंगे। और वजह क्या है, मुझे इसके जाने के फैसले के बारे में तो पता है, वो आज नहीं है तो 20 साल बाद है। मैं इसकी एक्सटेंशन किसी मशीन की बुनियाद पर नहीं चाहता। ठीक, मुझे उन्होंने एक वाक़या सुनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे ही हॉस्पिटल में एक वालिद साहब की डेथ हुई, बेटे को बहुत प्यार था, पैसे वाले आदमी थे। उन्होंने एक वेंटिलेटर ख़रीदा और अपने घर में अपने बाप को वेंट पे डाल दिया, और 2.5 साल वो बाप उनके घर में वेंटिलेटर पर रहा। मैं इसको कैसे देखता हूँ, जब मैं कॉन्शियस जगह से देखता हूँ, बनाने वाले ने हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया है, आप हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। शाद भाई, इधर आई वुड वांट यू टू स्टॉप एंड एड्रेस दिस थिंग कि जब आप कहते हैं कि आप हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि हाथ छोड़ देने के अमल को बहुत बुरे तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाता है, बहुत बुरे तरीके से, कि व्हाट काइंड ऑफ अ फादर यू आर, व्हाट काइंड ऑफ अ सन यू आर, कि आपने वेंटिलेटर उतार दिया। यू डोंट हैव दैट करेज कि आप ये कहें जस्ट बिकॉज आपको वो आवाज़ें आ रही हो। इंतकाल पे यकीन नहीं है। तो मैंने भी आपसे कहा कि जैसे ही आप मेरे सामने से वो मंजिल जहाँ वो पहुँच चुका है और मैं जा रहा हूँ ये निकाल दें, तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो फिर आप कह रहे हैं कि हम सब दिखावा करते हैं, फेथ नहीं है हमारा कि हमने चले जाना है, यहाँ से वहाँ मुंतकिल होना है, फेथ ही तो नहीं है। दैट्स व्हाई पे यकीन नहीं कर रहे, यानी उसके अंदर जीना नहीं चाहते, बल्कि ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। यानी मैं जानता हूँ जिसको उसमें नहीं जीना चाहता। आप गौर करें ना कि जैसे ही मैं इस जगह से जीता हूँ कि यार ये मैं कुछ भी कर लेता, तब भी इसका ये इंतकाल होना ही था अगर इस दिन होना था तो मुझे अपने ज़मीर को मुतमिन करना है कि मैंने अपनी एफर्ट पूरी की है। कब तक? जो मेरी बिसात में था। उसकी वजह यह है कि लामहदूद बिसात वाले ही ने ये फैसला किया है कि वो ले जाएगा। यानी इस बिसात के ऊपर, इस चेस बोर्ड के ऊपर ये फैसला मेरी उंगलियां नहीं करती कि मुझे कौन सी बाजी चलनी है, ये मेरा दिमाग करता है जो हाथ को ये बताता है कि अब ये बाजी चल दो। तो यहाँ मेरा जिस्म असल में किसी और के इशारे का मुंतज़र है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब आप ज़िंदगी को बुनियाद बना लेंगे तो ज़िंदगी की बुनियाद समझते हुए तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया, तो मिट्टी में मिल गया। अगर आज मैं इसको नहीं बचा सकूंगा तो ये मुझसे चला गया है। मैं ये कह रहा हूँ मुझसे नहीं गया। मैं जैसे ही इसकी दूसरी साइड देखना शुरू करता हूँ तो मेरे अंदर एक इत्मीनान पैदा होता। आप कह रही हैं गम कैसे दूर होता है?
गम सिर्फ इस कॉन्शियसनेस से दूर हो सकता है, वरना हो ही नहीं सकता। जिस गम को आप लोग कहते हैं कि दूर हो गया है, उसके अंदर असल में मैं अपने कॉन्शियस को मार रहा हूं और मैं जिंदगी में वापस आ गया। अब देखिए हमारा जुमला क्या होता है, अगर तुम इस गम से नहीं निकलोगे तो जिंदगी कैसे जियोगे? एग्जैक्टली है ना। मैं ये कह रहा हूं कि इस गम को एक्सेप्ट कर लेना जिंदगी जीने का वाहिद जरिया यही है। तो ये तो कोई बताता ही नहीं है ना, आपकी सोसाइटी ही आपको ये एक्सेप्ट करने पर मजबूर करती है कि दिस इज़ नॉट समथिंग नाइस। द फीलिंग दैट यूर फीलिंग, यू नो, कि आपको गम महसूस हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, आपको इसके साथ इतना बड़ा टैबू अटैच्ड है कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर ओन सेल्फ। आपको खुद शेम फील होने लग जाती है। मैं इस एज अ औरत भी ये बात कह रही हूँ कि आप जब रोते हैं तो फिर आपको होता है कि नहीं यार, यू नो, दिस इज़ नॉट समथिंग राइट, क्योंकि आपको बताया ही शुरू से ऐसे गया। ये जो सारी कॉन्शियसनेस की भी बात है, मौत से मुंतकिल होने से रिलेटेड, लाइक वी सेड कि यू नो लेटिंग गो दैट टू, वो छोड़ देना, वो स्ट्रिंग छोड़ देना कि यार ये जा रहा है और यू कैन नॉट कंट्रोल हिम और हर विद दैट स्ट्रिंग। ये सब चीज़ें कैसे आएंगी? यानी कि बचपन से हम, यानी कि अगर अपनी जर्नी देखें एज एन इंसान, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है, ज़िंदा रहना है, जैसे आप कह रहे हैं हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट पहननी है, अच्छी ग़िज़ा खानी है, ये सब क्या है कि तुम जीते रहो। एंड मौत भी तो है ना, फिर मुंतकिल भी तो होना है। तो जब इसके बारे में ना बताएंगे, ना बात करेंगे, ना डिस्कस करेंगे, तो फिर कैसे? यानी कि मैं उस वक्त में अब पहुंच गई हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कैसे प्रोसेस करना है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसका दरवाज़ा खटखटाऊँ। एंड अगेन मैं आपको फिर याद दिलाऊँ, मैंने आपसे कहा था कि रिलीजन या अल्लाह का कलाम या खुदा हमें बता रहा है कि दिस इज़ हाउ यू सपोज टू प्रिपेयर फॉर द डेथ, एंड सोसाइटी कह रही है कि नो, आई वांट टू ट्रेन यू कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे टू अवॉइड इट। सो मैं क्या करूँ एज अ ह्यूमन? मैं तो बहुत एक, आप समझे कि टग ऑफ वॉर चल रही है, एक मुझे कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई मुझे, हाँ, आई डू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसनेस व्हाट यू हैव एक्सप्लेन, बट नहीं, मैं इसको और तरह देखूंगा। रिलीजन मुझे ये नहीं बता रहा कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर डेथ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे ये बता रहा है, और ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है एक आम आदमी के तौर पर, मैं ऐसे देखता हूँ, वो ये बता रहा है कि ये जो इस वक्त दिन है, रात से पहले पहले तुम्हें ये राहत पहुँचा लेनी है खुद को, ताकि रात पुरसुकून हो जाए, ताकि तुम अगले दिन उठकर फ्रेश होकर अपना दूसरा काम कर सको। वो डेथ की नहीं बात कर रहा। देखें वो क्या रहा है, मुझे जो ये ख़बर ले कर आया है वो बता गए थे कि 3 दिन का सोग है, इसके बाद अपने कामों में वापस चले जाओ। ये सोग है मेरे यहाँ से किसी के चले जाने का, मेरे वापस आने की तो अलामत ही यही है कि अब वो फिर मिल जाएगा, फिर आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम चीज़ों को देखें, पर्सपेक्टिव्स वही हैं, चीज़ें वही हैं, ज़िंदगी है, जीना है, काम करना है, इस ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, मुझे मर जाना है, कब्र में चले जाना है, मुंतकिल हो जाना है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, सबको पता है। प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको देख किस नज़र से रहा हूँ। मैं जब यहाँ से देख रहा हूँ कि मैं हूँ और मैं चला जाऊँगा और अल्टीमेटली तो मैं जन्नत में ही चला जाऊँगा, तो ज़िंदगी के मानी ख़त्म हो गए। उसकी वजह यह है कि अगर अल्टीमेटली मुझे जन्नत में चले ही जाना है तो फिर मुझे ये बखेड़ समझ में ही नहीं आता। यानी मुझे ये बखेड़ जहन्नुम से समझ में आता है, जन्नत से नहीं समझ में आता। हम कहाँ से बता रहे होते हैं कि अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, मैं अगर इस लफ्ज़ को यूं बोलूं कि अगर तुम्हें आग से बचना है तो तुम्हें इस ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना है, तो देखिए पर्सपेक्टिव बदल गया। अब क्या होगा, आप बच्चे को ये नहीं कह रहे कि तुम बाइक तेज चलाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, बाइक ही चल रही है, पहुंच ही जाना है। अब उसको ये बता रहे हैं कि तेज चलाओगे तो नहीं पहुंचोगे। अब फियर पैदा हो जाता है, अब कॉन्शियसनेस पैदा हो जाती है, अब वो चीज़ों को बेहतर करके देखना शुरू कर देता है। ज़रा वापस आए ज़िंदगी पर, यानी इसको समझने की ज़रूरत है कि जो सारी बात हम कर रहे हैं इसमें लाइफ कहाँ पर है। Exactly. है ना? Exactly. आप ये देखें कि जिस वक्त आप आराम की कैफियत में जाते हैं ना, तो आपके जहन में कुछ चीज़ें होती हैं। मैं सुबह उठूँगा, मुझे दफ्तर जाना है, मुझे जल्दी सो जाना चाहिए है, कल कुछ इस तरह की जिम्मेदारियां हैं, कुछ फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं, कुछ और चीज़ें हैं, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, मैं कल उठूँ तो मैं सही हूँ, मैं बेहतर हूँ। आपका सारी ज़िंदगी का दारोमदार कल ही पर है।
आप जीते आने कैसे वाला कल। आप जीते कैसे? इसको सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि कल से उठाकर अगली सात पर ले आए, अगले सेकंड पर ले आए। यानी मेरा अगला सेकंड जो है वो किस तरह से गुजर रहा होगा, उसकी वजह ये है कि मेरी जिंदगी में जो मुंतकिल हो जाने का एलिमेंट है वो सेकंड से छोटा भी हो सकता है, वो सातों में तब्दील भी हो सकता है। तो जैसे ही मैं यहां से देखूंगा तो अब जिंदगी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। कैसे? क्योंकि अगला सेकंड है, अगला सेकंड तो मेरे लिए सेकंड इंपॉर्टेंट हो गया, मिली सेकंड इंपॉर्टेंट हो गया, वो सात इंपॉर्टेंट हो गई है जिसमें मैं आपसे अभी बात कर रहा था। आप जरा गौर करके देखें कि मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसमें मैं आपसे भी और मैं बात करना नहीं बोल सका, ये है रियलिटी। तो मैं जब यहां से देखना शुरू करता हूं तो अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं अपनी बात अगर पूरी करना चाहूं, मुझे पता हो मेरा सांस उखड़ रहा है, तो बात पूरी करने पर तवज्जो हो जाएगी। तो जैसे ही मुझे पता है कि मैं मुंतकिल हो जाऊंगा तो सारी तवज्जो जिंदगी गुजारने पर हो जाएगी। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये डराना क्यों जरूरी है, इसलिए नहीं कि उधर कॉन्शियस पैदा करना है, उधर का कॉन्शियस तो तय है, कॉन्शियस ये जिंदगी गुजारने को पैदा करना, यानी इधर कॉन्शियसनेस चाहिए। मैं जब यहाँ की कॉन्शियसनेस को वजूद देता हूं तो वो उस फियर से निकलकर होगी या फियर को साथ लेकर चलते हुए होगी। ये बिल्कुल ऐसे है, मैं चल रहा हूं और कुछ जा भी रहा है, मैं आगे बढ़ भी रहा हूं और मैं वापस जा भी रहा हूं। ये आपने कभी स्लाइड देखी? आप जैसे ही स्लाइड से फिसल जाते हैं तो एक चीज आपको पक्का पता होती है, अब स्लाइड का इख्तिताम है जो आपको किसी जगह पहुंचाएगा। ऐसा ही है ना, जैसे ही आप पैदा हुए तो आप स्लाइड पे आ गए, ये स्लाइड मुसलसल जा रही है, सिर्फ फर्क एक है, मैंने आपसे कहा इस पे इख्तलाफ ही नहीं है, एवरीबडी नोज। ये जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं, हो सकता है लोग इस पे कहें कि यार पता है हमें ये सब कुछ, इख्तलाफ सिर्फ एक पे है, और वो ये कि क्या जब मैं स्लाइड से नीचे उतरूंगा तो एक गड़ा खुदा हुआ है जिसमें मैं गिर जाऊंगा और मिट्टी डाल दी जाएगी, या जैसे ही मैं स्लाइड से उतरूंगा तो मेरी टांगों को कॉन्शियसली सही जगह पर होना चाहिए ताकि जैसे ही मैं जमीन को टच करूं तो अपनी टांगों पर खड़ा हो सकूं। तो ये स्लाइड लेते हुए यही कॉन्शियसनेस है ना जो आपको जैसे ही आप नीचे पहुंचते हैं तो खड़ा कर देती है। उधर तो आप बैठे हुए ही होते हैं और आप स्लिप कर रहे होते हैं। तो जिंदगी का कॉन्शियस में होना, मेरे सेकंड्स का कैलकुलेटेड होना, मेरे मिनटों का कैलकुलेटेड होना और कॉन्शियस होना, ये आपको फियरफुल लगता है, मुझे इंटेलिजेंट लगता है। देखें, एक इंटेलिजेंट आदमी को कहाँ देखना चाहिए? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गुफ्तगू की, बहुत सारे लोग इस पे बहस करेंगे, भाई कुछ भी नहीं है, मौत ही है। मैं कहता हूँ इसको सिर्फ एक खबर मान लें, यानी मौत की जगह इंतकाल को सिर्फ एक खबर मान लें। तो जो आदमी इस खबर की बुनियाद पर कॉन्शियसली जी रहा है वो बेहतर पोजीशन में आ गया ना, क्योंकि अगर मिट्टी में मिल गया तो उसका गया कुछ नहीं, और अगर जिंदगी हुई तो कॉन्शियस गुजार के आया था। लेकिन जिस आदमी ने जिंदगी के बाद इंतकाल नहीं माना, उसकी जिंदगी तो कॉन्शियस नहीं हो सकती थी, और अगर वो ना मरा और मैं मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में ना मिला, और क्या होगा? तो इन एनी सेंस जब एक खबर मौजूद होती है, देखें आपको ये 100% पता होता है कि आज बाहर बारिश हुई है और आप गाड़ी में बाहर निकलेंगी, पैदल बाहर जाएंगी और लोग कह रहे हैं कि कुछ खंबे टूट गए हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी और आप उसके अंदर, आपको करंट लग सकता है, आप मर सकती हैं। नहीं पता होता ना, हो सकता है हो भी जाए, चांसेस होते हैं। तो फिर आप इस चांसेस को अवॉइड कैसे करती हैं? अभी नहीं जाते। एग्जैक्टली, यू मेक द रैशनल डिसीजन या एक स्मार्ट डिसीजन आप लेते हैं। मौसम खराब है, बारिश है या अंधेरी दरख्त गिर रहे हैं, कॉन्शियस डिसीजन क्या होता है? अभी रुक जाते हैं, थोड़ा मौसम थम जाए फिर चल पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि इंसान अपने बाकी जिंदगी के तमाम मामलात में वही फैसला करता है जो मैं कह रहा हूँ मौत के बारे में करना। इसको छोड़ दें कि रिलीजन पे मैंने इसीलिए बात नहीं की कि वो उस पर तो कोई बात हो सकती, मैं कह रहा हूँ उसको सिर्फ एक खबर ले लें, सिर्फ एक खबर ले लें। इस खबर की इंपॉर्टेंस क्या सिर्फ इसलिए है कि खबर देने वाला कौन और ये सच है या नहीं? मैं कह रहा हूँ सिर्फ खबर है, सिर्फ खबर है। इस खबर के अंदर एक चीज तो तय है, जब वो ये कह रहा है कि तुम्हारा जिस्म नहीं रहेगा, तो ये तो हम भी जानते हैं, हम जानते हैं।
अब सवाल सिर्फ ये है कि ये दोबारा उठ जाएगा कि नहीं उठेगा। मैं कह रहा हूं जो मान रहा है कि दोबारा उठ जाएगा वो आज भी कॉन्शियस है, और नहीं भी उठेगा तो उसको फर्क ही कोई नहीं पड़ा। बिल्कुल। और अगर उठ गया तो दूसरे वाला का तो जिंदगी भी गई, और अगर उसके बाद कोई जिंदगी थी तो वो भी गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी की कॉन्शियसनेस, अब इस पर आए कि जिंदगी गुजारने में जो चीजें इंतहाई अहम हो जाती हैं वो क्या है। मैं जब कहता हूं जिंदगी कॉन्शियसली गुजारनी है तो वो कॉन्शियस अबाउट डेथ नहीं है, वो कॉन्शियस होना है इस जिंदगी को खूबसूरत बना देने से। उसकी वजह यह है कि मेरी तमाम तर डिपेंडेंस, अगर कोई उसके बाद जिंदगी है तो वो इसी जिंदगी पर है। तो ये खेल तमाशा नहीं है, ये इंतहाई सीरियस बिजनेस है। मैं इम्तहान गाह में हूँ। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई मुझसे कहे कि पेपर देने जा रहे हो, इम्तहान गाह के एग्जामिनेशन रूम के अंदर नाचना गाना खोलना फिरना प्रॉब्लम ही नहीं है। पानी शानी पियो, बोतल शोतल पियो, आराम से रहो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। देखी जाएगी जब कुछ होगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कुछ नहीं होता, पास तो तुमने हो ही जाना है, कहे ना। तो जो आपके सामने है उसके बारे में तो ये कहते नहीं आप। अच्छा, उसके बारे में इसलिए कहते हैं कि वहां उसके बारे में आपको जो प्रॉब्लम है वो क्या है। यानी आप असल में यहाँ जब एग्जामिनेशन रूम में होता है, जिस बच्चे ने अच्छा पेपर नहीं किया होता ना, दुआ कर रहा होता है अल्लाह में एग्जामिनर मर जाए, मेरा पेपर गुम हो जाए, उस पर रोल नंबर ही ना लिखा हुआ हो, मुझे दोबारा चांस मिल जाए, मैं जिंदगी को दोबारा एग्जाम दे दूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, एक दफा पता चल गया ना बंदा फेल हो जाता है, अब मैं ठीक कर लूंगा। हाँ। ये सारी वो हसरतें हैं जो जिंदगी के अंदर भी हैं, और यही हसरतें बाद में भी पैदा हो जानी है। तो जिंदगी का कॉन्शियस गुजारना क्या है कि मैं जिंदगी को सीरियस लेकर एक एक पल के अंदर जीना शुरू करता हूँ। जिंदगी मौत की जगह नहीं है। हम बाज़-औक़ात जिंदगी गुजारते हुए हम जिंदा मुर्दा हो जाते हैं। सो इधर से आई वांट टू शेयर अ रिसर्च जो पैलिएटिव और एंड ऑफ लाइफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे आपको कोई बहुत ही जानलेवा डिजीज़ हो जाती है और फिर आप वहाँ पर अपना वक्त वो आखिरी टाइम गुजार रहे होते हैं। तो उस रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो कि बिल्कुल श्योर होते हैं कि अब वो इस बीमारी में से बाहर नहीं आ सकते, या ये उनका आखिरी वक्त है उनके बुढ़ापे की वजह से या किसी भी किस्म की बीमारी की वजह से, दे बिकम मोर कॉन्शियस, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे। उनके लिए ज़िंदगी की वो तमाम चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें कह लें, या वो उनका सक्सेस, उनका इमेज, उनका इन्फ्लुएंशियल होना, उनका पैसा, उनकी खूबसूरती, उनकी एजुकेशन, हर चीज़ बेमायने हो जाती है। एंड देन दैट्स द पॉइंट वेयर दे सो कॉन्शियस अबाउट कि नहीं, हमने अब मरना है और यहाँ से हमने आगे जाना है। सो एक तो ये चीज़ मैं यहाँ पर ये रखना चाह रही थी कि हम जिसने अपने प्यारे को दिखना होता है कि वो मर रहा है और यहाँ से दूसरी जगह उसने मुंतकिल होना है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अवेयर हो जाते हैं। आपको पता है ये डायग्नोसिस हैं, या ये वालिद साहब या वालदा बूढ़े हो गए हैं और अब ये उस सफ़र पर चल पड़े हैं जहाँ पे ये कभी भी इनको कुछ हो सकता है। बट देन देयर इज़ अनदर साइड ऑफ लूजिंग समवन एंड विच इज़ सडन डेथ, कि जिसमें अचानक एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज, एक एक्सीडेंट, एंड देन यू नो यू आर इन अ डिफरेंट मेंटल स्टेट, और वो जो वक्त, कीमती वक्त आपने संभाल कर रखा हुआ था ना कि एक दिन आएगा कि मैं ये कह दूंगी या ये हो जाएगा या मैंने ये बातें एक्सप्रेस करनी है, वो सब वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड हियर इज़ कि किस तरह से एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अवेयर होते हैं कि इस इंसान ने चले जाना है, और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें उस इंसान की सडन डेथ होती है, इन दोनों के बारे में लाइक हमारे बिल्कुल परसेप्शंस जो हैं वो हमें उस कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पे मैं टाइम की बात कर रही हूँ कि वो आपके हाथ में नहीं है, और वो जैसे ही सडन डेथ होती है इट हिट्स यू सो हार्ड दैट यू रिकॉल योर सेल्फ के यू नो प्लीज़ बी कॉन्शियस, दिस इज़ द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड ऑन द अदर साइड ऑल्सो द सेम थिंग हैपन्स। सो ये मनी के बिल्कुल एज पे पहुँच कर उस कॉन्शियसनेस को टच करना, हाउ डू यू नो सी दिस थिंग, ये जो मौत के दोनों प्रोसेसेस हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और यहाँ पे जो मैं कह रही हूँ, एम आई राइट कि ये जो कॉन्शियसनेस आपकी जाग उठती है, हाउ डज दिस हैपन? यानी कि वो जो पूरी कहानी आपने सुनाई है या जो पूरा आपने बिल्डअप किया है, इट्स सो ब्यूटिफुल एंड दैट्स द नेचुरल वे
ऑफ मेकिंग योर सेल्फ कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट कि मौत है, ट्रांजिशन है, बट वो नहीं हम एक्नॉलेज करते। लेकिन हमें ये चीज़ हिट करती है कि वक्त चला गया है, वक्त का हाथ से निकल जाना, और अब सारी कश्तियाँ जल गई हैं, मुझे पता है मैंने मर जाना है। दीज आर ओनली 2 पॉइंट्स वेयर आई फील कि हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब मौत आएगी। अच्छा, हम मौत के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, प्रोसेस के बारे में नहीं। इंसान का एक मसला है, वो जब तक किसी चीज़ को प्रोसेस में डला हुआ नहीं देख लेता या प्रोसेस में खुद चला नहीं जाता, उसका वो यकीन असल में वो जो अमल है वो तयक्कुन में नहीं बदलता, यकीन में नहीं बदलता। हालांकि वो ये देख रहा होता है, ये जिसको अपने सडन डेथ का है, आप ज़रा गौर करके देखें, बच्चा माँ के पेट से मरा हुआ पैदा हुआ है, बच्चा माँ के पेट से इस दुनिया में आया है और कुछ लम्हों के बाद मर गया है, ख़त्म हो गया। समझ भी नहीं आता ये क्या हुआ है। अगर वो इम्तहानगाह थी तो इम्तहान में आई ही नहीं है, पेपर देने का तो चांस होना चाहिए था। तो फिर ये हुआ क्या है? इसका मतलब है ये बताया गया है कि उस कायनात से इंतकाल मौत में भी हो सकता है, है ना? यानी मौत देकर बता दिया गया। अब इसको समझने की कोशिश करें। मैं अपने बच्चे से कहता हूँ बाइक तेज मत चलाओ, टांग टूट जाएगी, और टांग टूटी हुई भी होती है। इंसान ये समझता है कि मेरी नहीं टूटेगी, है ना? मौत के बारे में भी इंसान जब तक वो आ ना जाए वो ये समझता है कि मुझे तो अभी बहुत जीना है। ये जो मुझे तो अभी बहुत जीना, अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है, ये असल में वो इल्यूजन है जिसमें इंसान जीना शुरू कर देता है। यानी वो इस प्रोसेस में नहीं जाना चाहता। देखिए ना, एक आदमी जो 2 टांगों पर चलता है वो एक टांग वाले पर तरस खाता है, वो तो उसको कॉन्शियस करने के लिए था। और जो एक टांग वाला है वो खुद के लिए सिंपैथी ढूंढता है, खुद पर तरस खाता है, वो चाहता है और लोग भी उसके साथ सिंपैथेटिक हों। वो जानता ही नहीं है कि 2 भी नहीं होती। आप समझ रही हैं? ये जो दोनों नहीं हैं, ये सिंपैथी चाहता है, ये गम में शरीक चाहता है, वो ये जानता ही नहीं है कि बाज़ औक़ात पड़ा हुआ धड़ एक गोश्त का लोथड़ा होता है। मैं जब बोलता हूँ तो मैं कॉन्शियसली ये जानता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, जबकि मैं ये जानता हूँ कि कुछ हैं जो नहीं बोलते। मैं देखता हूँ और मैं इसकी मंजर कशी कर सकता हूँ, मैं इसको खूबसूरत अल्फाज में पेपर पर मुंतकिल कर सकता हूँ, मैं ऐसा सीन क्रिएट कर सकता हूँ जिसको देखकर आप अशश कर उठते हैं। मैं ये उस लम्हे में नहीं जानता कि कुछ हैं जो नहीं देखते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीज़ें होती हैं और उसी वक्त नहीं भी होती, और कुछ चीज़ें नहीं होती लेकिन उसी वक्त मौजूद भी होती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसकी कॉन्शियसनेस है जो मुझे जोड़े रखती है। अब आप गौर करें कि ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपके सामने रखा है, इसमें यानी इंतकाल या मौत या जिस्म का मर जाना ये आखिरी चीज़ है। इससे पहले कुछ चीज़ें जो थी नहीं हैं, हो सकती थी नहीं हैं, तो ये बता रही है ना, क्या मैं इस प्रोसेस के बाद अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली लेकर आता हूँ? नहीं, यानी मैं वही काम करता चला जाता हूँ। तो जैसे ही मैं ये करता चला जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जब ज़िंदगी को मैं प्रोसेस में देख रहा होता हूँ, एक आदमी बूढ़ा हो गया, अब इसको मर ही जाना है, तो मैं असल में अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेच होते हुए देख रहा हूँ। मैं बूढ़ा होकर मरूंगा, क्योंकि जो बूढ़े हो जाते हैं वो मर जाते हैं। तो जैसे ही सडन डेथ की खबर आती है तो मेरा कॉन्शियस इसको कबूल नहीं करता। मैं कहता हूँ सच बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे, मजाक तो नहीं कर रहे, इस किस्म का मजाक नहीं करते, डिनाइल में होते हैं ना? सही खबर है, सच है, हुआ क्या था, ये क्या कर रहा हूँ मैं। आप गौर करके देखें तो असल में मैं उसमें ये कबूल करने के लिए, यानी मैं तैयार नहीं था कि मौत तो अगले सेकंड में भी आ सकती है, मैं कह यही रहा था। तो मैं इसको होते हुए देखकर
यकीन की पोजीशन में चला जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे अंदर, मेरे कवा में भी वो ताकत नहीं रही कि जो मुझे खड़ा कर देते हैं। लेकिन एक वक्त वो आ जाता है कि जब मैं एक देवकामत दीवार की तरह खड़े होने लगता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ ये नहीं जानता कि मैं उठ भी सकूंगा, मैं उठने लगता हूँ तो ये जानता हूँ कि मैं गिर जाऊंगा। ये सारी कॉन्शियसनेस है। हाँ, लेकिन जैसे कभी कभी ऐसे लगता है कि ये जो सडन डेथ वाली इंसिडेंट्स होते हैं ना, आप अगर इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में लोगों से पूछें जिन्होंने विटनेस की होती है ना, तो वो आपको बताएंगे कि मुझे पूरी ज़िंदगी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, लेकिन ये जो सडन डेथ हुई है ना, इसने मुझे झंझोड़ के रख दिया एंड इट ब्रॉट मी बैक टू द रियलिटी दैट वन डे वो सडन डेथ होती इसीलिए। देखिए, मैंने आपसे अभी क्या कहा कि जब आप इम्तहानगाह में होते हैं ना, तो एक टीचर अंदर दाखिल होता है और वो एक स्टूडेंट को बिला वजह डांट देता है, तो अब उसने रोब कायम कर दिया है कि बाकी सारे भी कॉन्शियस रहें। बिल्कुल ऐसे ही इस इम्तहानगाह में वो कुछ चीज़ें मुसलसल करता चले, यानी आपके बने हुए पैराडाइम्स को तोड़ता चला जाता है। आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ बूढ़े मरते हैं, वो जवान मार देगा। आप ये सोचते हैं कि ये तो अभी पैदा हुआ है, वो पैदा होते हुए को मार देगा। आप ये सोचेंगे कि अभी तो ये डेवलप हो रहा है माँ के पेट में, वो वहीं पर उसको मौत दे देगा। वो ये बता रहा है कि असल में कोई भी लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें तुम इससे निकल गए हो, यानी किससे निकल गए हो, मेरे पास वापस आने से निकल गए हो। तो वो हर लम्हे में, एक्चुअली मैं बार बार जो बात कहता हूँ, आपकी ये जो कॉन्शियसनेस है, ये आप अभी देखें, सडन डेथ आपके अंदर वक्ती तौर के ऊपर एक जज्बात पैदा करती है। आप 2-4 दिन बड़े मोहतात होते हैं। जैसे आप अपने सामने एक भयानक एक्सीडेंट देख लें तो आपकी एक कैफियत होती है, और आप एक भयानक एक्सीडेंट से बच जाएं तो कुछ दिन के लिए आप बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी आप सिग्नल हमेशा क्रॉस कर जाते थे, रेड लाइट हमेशा क्रॉस कर जाते थे, एक दिन आप बड़ी मुश्किल से बचे तो अगले दिन आप 3 गाड़ियां पीछे खड़े। लोग, people live like this। मैं I'm the biggest example। मैं तो literally मैं भूल नहीं सकती। और फिर मुझे लगता है मैं सारी ज़िंदगी के लिए कॉन्शियस ही रहूँगी इस मामले में कि आप उस लम्हे बच गए और कैसे बच गए। एंड देन you're always careful about the fact कि अब आपने ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी, और फिर आप करते हैं। Exactly, हाँ, unconsciously। अच्छा, अब मैं इसको ना ज़रा थोड़ा सा दूसरी चीज़ों से जोड़ना चाहता हूँ towards the end। जी। जब हम ये कह रहे हैं कि कॉन्शियस ज़िंदगी, तो इससे मुराद क्या है? देखें, मेरी ज़िंदगी असल में अखलाक का मज़हर होनी चाहिए ना। यानी मैं जिन चीज़ों को अपनी फितरत में ठीक मानता हूँ, मुझे उनके बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए। इसके बाद इबादात हैं, ईमानियात हैं। वो जाहिर है कि आप जिस रिलीजन में हैं उसमें देख रहे होंगे। मैं मुसलमान हूँ, मैं यहीं से देखता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त, मेरा मौजू आपको पता, मैं अवॉइड करता हूँ इसमें जाने को। ज़रा आम आदमी के तौर पर देखें, जो चीज़ आपको बताई जा रही होती है, बहुत सारे लोग जो असल में खुदा को भी नहीं मान रहे होंगे, वो ये मानते हैं कि असल में ये जो मोरालिटी है ये क्या है, सोसाइटी कैसे डेवलप होती है, सोसाइटी में हमारा किरदार क्या होना चाहिए है, सोसाइटी में जीने का तरीका क्या होता है, दूसरे को स्पेस कैसे देते हैं, सिला रहमी क्या होती है, इस सोसाइटी में जैसे मैं जीना चाहता हूँ ऐसे ही मुझे दूसरों के लिए ज़राए पैदा करने हैं कि वो जी लें, ये सब कुछ मान रहे होते हैं। इस सारे को मानने के बाद सिर्फ 2 चीज़ें बचती हैं असल में, ईमानियात और इबादत। यही चीज़ें बचती ना इंसान से मुतालिक जब वो ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इसके अंदर से आप गौर करके देखें कि वो सारी चीज़ें जो मैं उधर कर रहा हूँ, यानी मुझे क्यों आपके साथ अखलाक से पेश आना चाहिए? आपने भी मट्टी हो जाना है, मैंने भी मट्टी हो जाना है। आपके पास दौलत है और मैं गुर्बत में हूँ, मैं आपकी दौलत लेकर क्यों नहीं जी सकता? क्योंकि ये जो 20,000 दिन हैं ये आप कंफर्ट में जिए और मैं क्यों ना जीऊं? एग्जैक्टली। तो ये 20,000 दिन मैं अपने लिए खुद कंफर्टेबल क्यों ना बना लूं? और फिर मैं इसके लिए मेहनत ही क्यों करूं? खुदा ने एक फैसला किया है कि उसने कुछ लोगों को अमीर पैदा कर दिया, कुछ को गरीब पैदा कर दिया है। ये जो उसने अमीर पैदा कर दिए हैं, इसमें से खुदा निकाल देना थोड़ी देर के लिए आप। अब मुझे आप ये बताएं कि ये फैसला किसी का कॉन्शियस फैसला है कि मैं गरीब के घर में पैदा हो जाऊं या नहीं है? तो अगर ये कॉन्शियस फैसला नहीं है तो मुझे अमीर होने का पूरा हक है, तो एफर्ट से क्यों? अब आप मुझे दूसरा फियर ना बताइएगा कि फिर असल में जब सोसाइटी में तुम ये अनरेस्ट पैदा करोगे तो कल तुमसे जो बेहतर होगा वो तुमसे ले लेगा। You will be in the same loop। तो ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जितने दिन वो नहीं लेगा उतने दिन अच्छे गुजर जाएंगे, उसके बाद मट्टी में मिल जाऊंगा।
सो मेरे मट्टी हो जाने के तस्वर में मेरी अखलाकियात जवाज़ तो पैदा करती है इधर से भी कि यार मुझे उस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि सोसाइटी अच्छी रहे ओवरऑल, ताकि मेरे दिन अच्छे गुजर जाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं रही। लेकिन ये जो अखलाकियात की बात आप कर रहे हैं, इसमें ये भी ऐड करें कि मुझे ये भी समझना है कि यू विल बी फॉरगॉटन। ये भी तो एक बहुत बड़ा फियर है, आपकी लेगेसी, आपको याद रखा जाए। वो जो एक तस्वीरें हैं, एल्बम्स हैं, मैंने ये किया, मेरी अचीवमेंट, माय हाउस, माय मनी, माय सक्सेस, यू वांट दिस लेगेसी टू मूव फॉरवर्ड। यू वांट कि आपके पीछे लोग आपको याद रखें, चाहे वो आपकी तस्वीरें लगा के हो या फिर वो आपकी चीज़ों को संभाल कर हो। तो ये भी तो एक पॉइंट है ना। अभी हम इधर यानी कि वो अखलाकियात की जो आप बात कर रहे हैं, हाउ डू यू फिट दिस थिंग इन अखलाकियात के ये चाहना कि मुझे याद रखा जाए हमेशा जब मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा। हाउ डू यू सी दिस थिंग? डू यू थिंक दैट आप इससे ऑब्सेस हो जाते हैं एंड देन दिस टर्न्स इनटू समथिंग वेरी नेगेटिव, दैट नो यू वांट टू बी रिमेंबर्ड? एंड ऑल्सो please comment on this. Do you think that this can be one of the biggest freedom कि you will be forgotten? जहाँ हमने पहले सारी गुफ्तगू में ये बात की कि इंसान ये भूल जाता है कि उसको मुंतकिल हो जाना है, इस सिचुएशन में इंसान ये भूल जाता है कि इस पूरी कायनात को भी मौत आ जानी है। सो आपकी लेगेसी डिपेंडेंट है आपके जाने के बाद की कायनात की उम्र पर। अगला सवाल है, अगर मैं मिट्टी में मिल रहा हूँ, मुझे लेगेसी चाहिए क्यों? Exactly. मैं क्यों याद रखा जाना चाहता हूँ? वजह होनी चाहिए। It's something that जीते हुए आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। हाँ, यानी मैं ये रखना चाहता हूँ कि मैं आया था और मैं चला जाऊंगा, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन मैं जब चला भी जाऊंगा तो मैं रहना चाहता हूँ। तो अगर अच्छे मानी में है, जैसे आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, तो आप ये देखें कि आप यहाँ पे याद रखे जाना चाहते हैं दुआओं में। क्यों? इसलिए कि आप मिट्टी नहीं हो गए थे। तो ये फिर कॉन्शियसनेस है ना। अगर तो ये है, और अगर तख्ती इसलिए लगानी है कि कल को लोग मुझे जानते रहें कि एक चौधरी साहब इस दुनिया में आए थे और वो चले गए हैं, तो बेमानी हो गई। उसकी वजह यह है कि इसको मानी जो चीज़ पहना रही है वो है ही ये कि मैं आगे जाकर पीछे जो छोड़ आया था उसके फल को एंजॉय करने वाला हूँ। उसके लिए नाम तो नहीं चाहिए। यानी जिस वक्त जज अपना कलम तोड़ता है मुझे मौत की सज़ा देते हुए, उस रोज़ मैं बदमाश था और मेरा नाम था, इसकी कोई अहमियत मेरे लिए नहीं रह जाती। जो पीछे रह गए हैं उनके लिए होती है। तो जैसे ही मैं इस ज़िंदगी से इंतकाल को नहीं मानता, ऐसे ही मैं ये नहीं मान रहा कि इस कायनात को भी मौत आ जानी। ज़र्रे ज़र्रे पर मौत का लफ्ज़ मौजूद है। मैंने आपसे अभी कहा कि मिट्टी पत्थर हो जाएगी और पत्थर भी एक वक्त में ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रेज़े को और पानी को, इसको भी ख़त्म होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें लेगेसी का मौजूद होना अगर मेरे मुंतकिल हो जाने के बाद मेरे लिए बेनिफिशियल है तो कोई फ़ायदा है। अदरवाइज़ मैं यहीं पे याद रखा जाना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुराइयों में याद रखे जाते हैं। हम उनकी डेथ पर बैठ कर ये कह रहे होते हैं कि यार जाने वाले के बारे में क्या बात करनी, अच्छा आदमी था। ये क्यों हम कह रहे होते हैं कि अच्छा आदमी था? नहीं, बड़ी नेकियां उसने की हैं। हम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि जो नेकियां वो करके गया है, इन नेकियों की बुनियाद पर आगे उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही मेरे लिए भी हो जाएगा। या जिस वक्त मैं अपने आप को ये सुकून देने लगता हूँ कि असल में यहाँ से जब मैं मुंतकिल कर दिया जाऊँगा तो क्योंकि मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो पूरी की हुई हैं, तो लिहाजा मेरा इम्तहान वो वाला इम्तहान नहीं होगा जो उसका होगा जिसने बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं की हुई। तो मैं क्या कर रहा होता हूँ? मैं खुद को सुकून दे रहा होता हूँ कि मेरे यहाँ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, यानी मैं इम्तहानगाह में बैठा था, 5 सवाल करने थे यार, 4 तो कर ही लिए मैंने, है ना। और मैं ये जान रहा होता हूँ कि 5 वाला ही पास हो रहा है। मैं इस उम्मीद में चला जाता हूँ कि ये 4 में इतने नंबर मुझे दे देगा कि मैं पास हो जाऊँगा।
इसलिए जब मैं इसको यानी मैं अपना नाम रखना चाहता हूँ, ये इंसान की ख्वाहिश हो सकती है। इसका कोई फ़ायदा हो जाना है सिर्फ एक ही सूरत में, वो ये कि वो नाम जो तुम्हारे पीछे आने वाले हैं वो लेते हुए आ रहे हैं अच्छे मानी में। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना तो फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो मैं सिर्फ जीने की कोशिश में हूँ अपने नाम के ज़रिए से। तो एक दिन तो वो नाम की तख्ती जो है वो हवाएं उड़ा कर ले जाएंगी। जब वो ये कह रहा है कि ये रुई की गालों की तरह पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे और ये यानी कायनात, ज़मीन से कहा जाएगा कि अपना पानी उगल दे, और आसमान से कहा जाएगा कि जो कुछ उसके पास है पानी की शक्ल में और जो कुछ है उसको उगल। आप ज़रा तसव्वुर करके देखें कि इसका नतीजा क्या निकलता है। असल में ना ज़मीन मेरी रहती है ना आसमान मेरा रहता है, मैं हवा में मुअल्लक हूँ। तो इसके अंदर तो मेरे पास सिर्फ कॉन्शियस लाइफ है जो मेरे हाथ में है, और उसमें से भी क्या अगला सेकंड पता नहीं वो भी है या नहीं। तो मैं शायद अगले सेकंड में वो नेक अमल कर लूँ, वो अच्छा अमल कर लूँ, वो बाअखलाक अमल कर लूँ कि मेरे लिए आखिरत में काम आ जाए। तो उसकी शर्त अगला सेकंड है। इसका मतलब ये है कि मौत तो जब आएगी सो आएगी, अगले सेकंड की एक मौत है, क्योंकि पिछले सेकंड मौत हो गई है। अच्छा, मेरी कोई इंटेंशन तो नहीं थी, लेकिन आखिरी पॉइंट जो है ना वो मजबूर कर रहा है। तो ऑफ कोर्स हमने बात भी बहुत कर ली है मौत के ऊपर, सो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ज़िंदगी पे बात ना करें। तो इफ़ यू आर नॉट येट डेड, आर यू ट्रूली लिविंग? आई वांट कि हम ट्रूली लिविंग जब आप कहती है तो इससे मुराद क्या है? कि आप कि लाइफ भी एक इल्यूजन हो सकती है। यस, लाइफ भी इल्यूजन हो सकती है। आप इससे हटके कि आपको अपने आप को प्रूव करना है, इससे हटके कि आप मैटर करते हैं और ये आपने साबित करना है, इससे हटके कि मुझे देखो मैं एग्जिस्ट करता हूँ, क्या मैं विजिबल हूँ, क्योंकि इनविजिबिलिटी इज इक्वल्स टू डेथ। इससे हटके कैसे आपने ये जीना है, या फिर आप जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, बिकॉज इसमें सब में रिफ्लेक्शन, कनेक्शन, वो इमोशनली ज़िंदा होना, वो सब मिसिंग है। मेरे लिए तो ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो कि बहुत अहम हैं। उस सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को हटा के अगर आप देखें और अपने आप से सवाल करें कि आर यू ट्रूली लिविंग योर लाइफ और नॉट, इफ़ यू आर नॉट डेड येट। अच्छा, पहले इस पे बात कर लें कि जो मैं हूँ इस वक्त ये इल्यूजन हो सकता है। तो सवाल ये है कि अगर ये इल्यूजन है तो इसका मतलब ये है कि अगला इंतकाल भी इल्यूजन हो जाएगा। तो उस ख़बर की बुनियाद पे इस इल्यूजन को उस इल्यूजन के इंतज़ार में जैसे है वैसे गुजार लें। उसकी वजह ये है कि ये फ़ैसला इंसान मौजूद में रहकर कर ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। आप सोचें ना कि वो सोच भी रहा है, समझ भी रहा है। मिसाल के तौर पर एक जीता जागता इंसान इस हद तक सोच रहा है कि वो ये सोच रहा है कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ, और फिर वो ये सोच रहा है कि ये इल्यूजन है। यानी वो अपनी एग्जिस्टेंस जो मौजूद है उसी के मुतालिक क्वेश्चन भी कर रहा है, और ये भी समझ रहा है कि ये इल्यूजन है, और फिर वो ये समझ रहा है कि वो नहीं जी रहा। बिल्कुल, उसका ये सोचना बता रहा है कि वो असल में जी रहा है। जी क्या रहा है? यानी वो इस ज़िंदगी के अंदर उस प्रोसेस में शामिल हो गया हुआ है, इस प्रोसेस में जीते हुए गुजरने के लिए शामिल हो गया हुआ है। तो हम जी रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम जिंदा हैं, ज़िंदगी में नहीं हैं। ज़िंदगी में आना है। ज़िंदगी में तभी आएंगे जब मैं इसको इम्तहान गाह के तौर पर देखूँगा। मैं ये देख रहा हूँगा कि मैं इससे गुज़रते हुए खूबसूरती से गुज़रा हूँ या नहीं गुज़रा, मैं इससे गुज़रते हुए कॉन्शियस में था या नहीं था, मैं अपनी ज़िंदगी को किसी पहलू से भी मुतासिर करके तो नहीं गुज़र रहा, यानी मैंने खुद को डैमेज तो नहीं कर दिया। मैं रास्ते पर ही था, खारदार झाड़ियाँ भी थीं और फूल भी थे, मैंने फूल ही चुने हैं या खारदार झाड़ियों में उलझ कर रह गया हूँ। मैं आम सफ़र में जिस वक्त ज़िंदा होता हूँ उस वक्त भी पगडंडियों से गुज़रते हुए कांटों में नहीं उलझना चाहता, मैं फूल चुनना चाहता हूँ। मैं इस वक्त भी जब ये कॉन्शियस में हूँ या नहीं हूँ, मैं इल्यूजन में हूँ या नहीं हूँ, मैं इल्यूजन में होते हुए भी ख्वाब में भी फूल ही चुनना चाहता हूँ। मैं ख्वाब में जिस वक्त कांटों में उलझ जाता हूँ मैं खौफ से उठ जाता हूँ। यानी मैं अपने अनकॉन्शियस में भी मैं कीचड़ में नहीं उतरना चाहता, मैं सांपों से डसा नहीं जाना चाहता, मैं खौफ में नहीं रहना चाहता,
मैं ख्वाब के यानी जागने के बाद जब ख्वाब सुनाता हूँ तो पहला जुमला बोलता हूँ बड़ा खौफनाक ख्वाब देखा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आखिर में मैं बच गया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो इल्यूजन भी है तो इस इल्यूजन के अंदर भी, यानी मैं सिर्फ देख रहा हूँ लेकिन इस देखते हुए में भी मैं वीडियो गेम खेलता हूँ। मैं जानता हूँ हकीकत नहीं है, मैं मरना उसमें भी नहीं चाहता। एग्जैक्टली मेरी जीत जिंदा रहने में है, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, ये एक हकीकत है, इसको मान लीजिए। इस जिंदगी को दवाम हासिल हो जाना है, ये खबर है। इसके अंदर वो बात छुपी हुई है जिस बात का आपके अंदर पूरा तकाजा मौजूद है। वो क्या है? मैं मरना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं नहीं मरोगे, बट उसका यकीन नहीं आ यानी रहा। कितनी बड़ी खबर है। जो मैं चाहता हूं वो खबर है, जो मेरी आरजू है वो खबर है, मेरी तमन्ना हकीकत में बदल जानी है, इसी की खबर है। लेकिन जैसे ही जो मेरी तमन्ना है उसकी खबर मिल जाती है तो मैं कॉन्शियस नहीं रहता। मैं कहता हूँ नहीं यार, एवं गल्लां ही बढ़िया हैं, ये तो नहीं हो सकता। तो जिंदगी को कॉन्शियसली जीना, जिंदगी में रहते हुए अपने मामलात को उस तरह से जीना जैसे आप दूसरे से तकाजा करते हैं कि वो आपके साथ जिए। देखें, एक सादा फ्रेम है, मेरी ज़िंदगी के अंदर उसने एक तराजू रख दिया है। उस तराजू के अंदर मैं बिल्कुल 100% जानता हूँ कि गलत क्या है, ठीक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। मेरे लिए इसमें कभी कोई मुश्किल पैदा होती है? अब लोग पता क्या कहेंगे, नहीं होती है, बिल्कुल होती है। मेरा सवाल ये है, अपने मामले में होती है? यानी मैं आज घर से निकला हूं और मैं लुट जाना चाहता हूं, कोई आदमी दिखाएं कौन है? मेरी बेटी आज घर से बाहर जाए और उसको कोई उठा कर ले जाए, कौन है? कोई है? मैं आज अपने घर में बड़े सुकून से सो रहा हूं, अल्लाह करे रात को डाकू आ जाए, कोई है? मैं सुबह अपने काम से सरकारी दफ्तर में जा रहा हूं, मुझसे लाजमन कोई रिश्वत मांग ले, नहीं है ना? इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर वो कॉन्शियसनेस कि मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है वो अपने अंदर है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उसको आप पे रख कर देखता हूं। तो सादा उसूल आखिर में अगर मैं बयान करूं तो क्या है? मुझे जिंदगी वैसे गुजारनी है जैसे मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारें। यानी मैं इसकी समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, मुझे अपनी बहू को वैसे रखना है जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी रखी जाए या मेरी बेटी रखी जानी चाहिए, तो फर्क पड़ जाएगा ना। बिल्कुल। बहू को अपनी ज़िंदगी आपके यहाँ वैसे गुजारनी है, ये ज़िंदगी जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है, ये ऐसे गुजारनी है जैसे वो चाहती है कि उसकी बहन, उसकी बेटी की ज़िंदगी कल दूसरी जगह पर गुजरे, उसके बिहेवियर की बुनियाद पर। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, इट इज़ अबाउट योर सेल्फ। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ज़िंदगी की हर मुश्किल, हर गम, हर तकलीफ़, हर पहलू, हर वो चीज़ जो अखलाक के दायरे में खड़ी हुई होती है, दूसरे पर रख कर देखते हैं। वो भी तो ऐसे कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है। यानी इसकी मैं बिगेस्ट जस्टिफिकेशन है इसके, वो भी तो ऐसे कर रहा है। हाँ, तो आपको कहाँ से देखना था? मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि एक आदमी, एक क्लर्क जो किसी जगह पर बैठे हुए रिश्वत ले रहा है, वो ये जानता है कि इस रिश्वत में से कल जब उसको अपना कोई काम कराने के लिए जाना है तो एक और जगह पर रिश्वत देनी है। तो सवाल ये नहीं कि तुम्हें रिश्वत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसका अपने साथ सवाल ये है कि अगर मैं रिश्वत ना लूँ तो मुझे दूसरी जगह भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी यही फैसला कर चुका है कि उसको रिश्वत नहीं लेनी। तो इट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। आप देखें, हम जिस वक्त तबलीग करते हैं, अच्छी बात बताते हैं, हम मज़हब की तालीम देते हैं, कुछ भी करते हैं, इस सारे के अंदर जो पहलू हम पर छाया हुआ होता है वो आप हैं, तुम हो, मैं नहीं हूँ। तो सिर्फ ज़िंदगी ये है कि ये जो रुख है मेरी तनकीद का, ये रुख है ज़िंदगी को देखने का, ये रुख है गुजारने का, ये जो रुख है अपने बारे में, दूसरे के बारे में कॉन्शियस होने का, ये अपने बारे में है या नहीं है? बिल्कुल। तो एक लफ्ज़ की ज़िंदगी है, इस तराजू को डिस्टर्ब ना होने दें, इसके अंदर से गुजरती रहें, फिर आपको फियर तो रहेगा और वो रहना चाहिए। बिल्कुल। फिर आपके अंदर उससे वहशत नहीं पैदा होगी, फिर आप उस फियर के अंदर एक मज़ा ढूंढ लेंगे। यानी बाज़ औक़ात आप हॉरर मूवी देखने जाते हैं, Then it motivates you, I think, at some point. एग्जैक्टली। तो फिर होगा ये कि मेरी कॉन्शियसनेस आपके बारे में नहीं है,
आप गौर करके देखें, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ वो लिबरल तबका हो तो एक एक्सट्रीम पर खड़ा है, वो मजहबी तबका हो तो एक दूसरी एक्सट्रीम पर खड़ा है, और ये दोनों एक्सट्रीम्स क्या बता रही हैं? तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आई, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ इसको उलट दें और आप देखें कि कॉन्शियसनेस असल में ये एक लफ्ज़ में कॉन्शियसनेस ये है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझसे मुतल्लिक है, और जो मैं नहीं कर रहा ये भी मुझसे मुतल्लिक है। यानी मैं आपसे मोहब्बत और आपसे नफ़रत इसलिए नहीं कर रहा कि आप जवाब में क्या करेंगे, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये पसंद नहीं करता कि आप मुझसे नफ़रत करें, तो मैं कॉन्शियस हो जाऊँगा। मैं मोहब्बत के तकाज़े को मोहब्बत देकर हासिल करूँगा, मार कर नहीं। यानी इसकी एक छोटी सी मिसाल आखिर में अगर आपको दूँ, मुझसे बाज़ औक़ात बच्चे आके ये कहते हैं ना कि मैं फ़लाँ के बग़ैर जी नहीं सकूँगा, तो वो बड़े हैरान होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ मर जाओ। उसकी वजह ये है कि तुम जिस ज़िंदगी का तकाज़ा कर रहे हो असल में तुम मरे हुए ही रहोगे। यानी तुम्हारी कॉन्शियसनेस का तकाज़ा ये था कि तुम ये सोचते कि ये फूल अपने पौधे पर लगा हुआ खूबसूरत है, मैं उतार दूंगा तो मुरझा जाएगा। मैं इस पौधे को अपने बाग का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, उसकी जड़ों के साथ, उसके कॉन्शियस के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ। तो जैसे ही आप देखेंगे, मैंने आपको एंड पे थोड़ी थोड़ी मिसालें दी हैं, इस पे कभी हम तफसील से बात करेंगे कि ज़िंदगी कैसे है। तो ज़िंदगी ऐसे है, फिर आपका फियर आपके लिए मीठा दर्द बन जाएगा, फिर मीठा गम बन जाएगा, फिर वो मीठा खौफ है। ये वो खौफ है जिसमें आप इंजॉय करते हैं। आप ज़िंदगी में वो खौफ लेकर आते हैं। आप दरवाजे के पीछे खड़े होकर बेटे को डराना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो डरते ही हंसना शुरू कर देगा। फिर ये वो वाला खौफ है। इस खौफ का एक अपना चार्म है। आप इसमें जब जीते हैं तो असल में कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं इस खौफ में पड़ गए, मौत के खौफ में पड़ गए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मौत का खौफ है जो ज़िंदगी को ज़िंदा रखता है। बिल्कुल, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। आई होप कि हम सब जीने को रीवैल्यूएट करें। लेट्स लीव ऑडियंस विद दिस थॉट कि अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें वो सब डिस्ट्रैक्शंस, वो सब चीज़ें, वो सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिनके पीछे आप दौड़ रहे हैं। आई डोंट मीन टू से कि आप मीनिंगलेस हो जाएं। ऑफ कोर्स यू नीड मीनिंग लाइफ को जीने के लिए, लेकिन रियलिटी को अपने आंखें से ओझल ना करें, अपनी आंखों के सामने रखें। तो फिर वो जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं उन सब चीज़ों को अगर आप स्ट्रिप कर देते हैं, निकाल देते हैं, सो व्हाट इज़ दैट लाइफ? ये जो मीनिंग है ना, ये आईने में खड़े हुए इंसान को चाहिए। आईने में खड़ा हुआ इंसान जिंदा है, जैसे आपके सामने दूसरा खड़ा हुआ इंसान जिंदा होता है। मीनिंग दीजिए आईने में खड़े हुए इंसान को, उसको जीना सिखाइए, क्योंकि उसी का जीना है जो अल्टीमेट रियलिटी है। कब की? जो उसके सामने आने वाली है। वहाँ पर वो जीता हुआ कॉन्शियस बाअखलाक अच्छा इंसान आगे बढ़ जाएगा तो आपसे मुतल्लिक सवाल उससे नहीं होगा। और अगर आप ही पर मेहनत करता रहा तो ये आईने वाला शख्स जो है ये भी मर जाएगा, लेकिन इसके मरने के बाद की ज़िंदगी शायद आपसे ज़्यादा मुश्किल होगी। मेरा मकसद आईने में खड़ा हुआ इंसान है, यही तकाज़ा है, इसी से बात करनी है। इसको आखिरी दर्जे में इस जगह खड़े होना है कि ये मिसाल बना हुआ नज़र आए। मुझे ऐसा लगता है बाज़ औक़ात कि बनाने वाला ये चाहता था कि मेरे आईने में खड़ा हुआ इंसान एग्ज़ाम्पल बन जाए ख़ुद मेरे लिए भी। हम एग्ज़ाम्पल बनना चाहते हैं दूसरे के लिए, मुझे मेरे लिए एग्ज़ाम्पल बनना है। मैं इधर खड़े हुए एक्ट कर रहा हूँ, आईना मुझे देख रहा है, इसमें खड़ा हुआ इंसान कॉन्शियस है, इसमें खड़ा हुआ इंसान बेहतरीन कर रहा है। जो कुछ मैं उसको कह रहा हूँ वो बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ट्रांजिशन बड़ी खूबसूरत हो जानी है, और मैं अपनी जगह आईने में किसी और को देख रहा हूँ, ये इल्यूजन है, ये नहीं ठीक होगा। This is such a thought-provoking closing, I must say. Thank you so much for your time. आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। Thank you.